आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ जी। क्रिया ने कार्तिक के दादाजी को थैंक्स कहा और फिर कार्तिक के पास जाकर बैठ गई। आदित्य ने भी कार्तिक के पास उस लड़के को देखा। आदित्य पहचान गया था कि वो सिल्वर लंबे बालों वाला इंसान वही लड़की है जिससे वो कुछ समय पहले कार्तिक के साथ हॉस्पिटल में मिला था। आदित्य क्रिया को देखकर बहुत सरप्राइज था और सोच रहा था कि ये लड़की एक लड़के का भेष बदल कर आई है और फिर किसी को पता भी नहीं चल रहा। आदित्य की माँ शीतल कार्तिक से पूछने लगी, कार्तिक बेटा तुम आने में इतना लेट कैसे हो गए? क्या तुम दादाजी के लिए कोई गिफ्ट लेने चले गए थे? हमें भी तो दिखाओ तुम अपने दादाजी के लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आए हो। यहाँ पर सब लोग तुम्हारे गिफ्ट्स को देखने का इंतजार कर रहे हैं। शीतल की बातें सुनकर हॉल में खड़े सब लोगों का ध्यान कार्तिक की तरफ गया और वो सब उसका गिफ्ट देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। ये सुनकर पास खड़े इंसान ने कहा, फिर तो कार्तिक के गिफ्ट की कीमत 10 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। कार्तिक धीरे धीरे अपनी गोद में रखे हुए एक बॉक्स से लगे सेटन को खोलने लगा। क्रिया उस बॉक्स को पकड़कर कार्तिक की मदद करने लगी। कार्तिक बॉक्स का ढक्कन खोलते हुए अपने दादाजी से कहने लगा, दादाजी आपके बर्थडे पर मैंने आज कुछ खास तैयार नहीं किया है, मैं आपके लिए सिर्फ बर्थडे केक लेकर आया हूँ। ये सब सुनकर शीतल हंसते हुए बोली, क्या बर्थडे केक? घर का छोटा बेटा अपने दादाजी के लिए सिर्फ बर्थडे केक लेकर आया है। वहां खड़े सारे लोग कार्तिक का गिफ्ट देखकर हैरान रह गए थे। शीतल सरकास्टिक वे में कार्तिक का मजाक बनाते हुए बोली, इस केक की क्या ही कीमत होगी मेरे बेटे आदित्य के गिफ्ट के सामने। वहां खड़े सारे लोग एक दूसरे के कान में बातें करते हुए कह रहे थे, कार्तिक अपने दादाजी से अच्छे से पेश नहीं आता होगा और ना ही उनकी इज्जत करता होगा, तभी तो वो अपने दादाजी के लिए गिफ्ट में बस एक केक लेकर आया है। दादाजी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, वेल ये केक तो बहुत टेस्टी नजर आ रहा है, मैं बाद में इसे जरूर खाऊंगा। दादाजी को कार्तिक के गिफ्ट से ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही थी। दादाजी जानते थे कि कार्तिक हमेशा से ही शांत रहने वाला और कंपटीशन से बिल्कुल दूर रहने वाला लड़का है। उसे फालतू के दिखावे में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। दादाजी जानते थे कि भले ही ये केक बहुत महंगा नहीं होगा, पर कार्तिक उसे बहुत प्यार से अपने दादाजी के लिए लेकर आया था। क्रिया ये सब चुपचाप देख रही थी कि लोग आपस में एक दूसरे के कान में बातें कर रहे हैं। ये सब देखकर उसे गुस्सा आने लगा। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्रिया खुद से कहने लगी, भले ही कार्तिक ने ये केक घर पर बनाया हो, बट ये केक आदित्य के 8 करोड़ रुपए के गिफ्ट से भी ज्यादा मायने रखता है। कार्तिक शांति से बैठा हुआ था, उसने अपने दादाजी को खुश करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। क्रिया ये सब देखकर बड़ी दंग रह गई थी और अब उससे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। वो आगे आके कार्तिक के गिफ्ट को दादाजी के हाथ में देते हुए बोली, दादाजी ये एक वेज केक है जिसे कार्तिक ने अपने हाथों से बनाया है। कार्तिक को पता था ना कि आपको डायबिटीज है, इसीलिए उसने ये केक शुगर फ्री भी बनाया है। इस केक को बनाने में कार्तिक ने सारी नेचुरल चीजें यूज की हैं। जैसे ही वहां खड़े सारे लोगों ने क्रिया की बातें सुनी, वो सब उस केक को बहुत स्पेशल केक समझने लगे। दादाजी ने क्रिया की बातें सुनकर कार्तिक की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगे, तुमने इस केक को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी ना? दादाजी फिर कार्तिक से कहने लगे, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथ का केक कितना पसंद है। ये केक मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, इसे तो मैं अकेले ही खाऊंगा। शीतल को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आ रहा था। एक तरफ उसके बेटे ने अपने दादाजी को खुश करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और दूसरी तरफ कार्तिक ने सिर्फ एक केक लाकर अपने दादाजी को खुश कर लिया था। वो सोचने लगी कि दादाजी 8 करोड़ के गिफ्ट से भी इम्प्रेस नहीं हुए, फिर एक केक ने उन्हें इम्प्रेस कैसे कर दिया? शीतल मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो लगता है कि दादाजी आदित्य और कार्तिक में भेदभाव कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। वहीं अपनी माँ के पास खड़ा आदित्य हंसते हुए देख रहा था कि उसके दादाजी अपना सारा प्यार और अटेंशन सिर्फ कार्तिक को ही दे रहे थे। ये सब देखकर आदित्य के अंदर कार्तिक के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। आदित्य मन ही मन सोचने लगा, दादाजी तो बचपन से ही मेरे और ताऊजी के बच्चों में भेदभाव करते आए। आदित्य बाहर से सबको हंसते हुए दिखाई दे रहा था, पर मन ही मन वो बहुत गुस्सा कर रहा था। आदित्य अपनी माँ से कहने लगा, बचपन से सब वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। कार्तिक तो अपने दादाजी की आंखों का तारा है। अरविंद ने हमेशा कार्तिक को बहुत प्यार किया। जब भी आदित्य अपने दादाजी के सामने ये जताने की कोशिश करता कि वो सबसे बेस्ट है, तभी कार्तिक कुछ ऐसा कर देता जिससे आदित्य पीछे रह जाता। कार्तिक अपने दादाजी के लिए चमकता हुआ सितारा था जो टैलेंटेड और जीनियस था। आदित्य की फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझ सकता था। आदित्य को तो हमेशा यही लगता कि वो एक पराया इंसान है। पार्टी में कार्तिक को देखकर उसके मौसी मौसाजी बड़े खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कार्तिक अपना सारा काम छोड़कर अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में आया है। कार्तिक के मौसा मौसी जी के मन में लगातार ये बात चल रही थी कि मुंबई में बहुत सारी जगह से आई हुई इतनी सारी लड़कियां पार्टी में अपना टैलेंट दिखाए तो शायद कार्तिक को इनमें से कोई पसंद आ जाए और वो प्यार कर बैठे। वो दोनों क्रिया के बारे में बिल्कुल बेखबर थे। थोड़ी देर के बाद पार्टी में आए हुए सब लोग एक एक करके दादाजी को उनके 80th बर्थडे की बधाइयां देने लगे। पार्टी में आई हुई अमीर बाप की बेटियों ने भी अपना टैलेंट सबको दिखाना शुरू कर दिया था। किसी ने अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी, किसी ने डांसिंग स्किल दिखाई। सब लड़कियों ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। कार्तिक एक कोने में बैठा ये सब चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब उसके बड़े भाई आदित्य के लिए हो रहा है। क्रिया भी उसके पास खड़ी ये सब देख रही थी। वो धीरे से कार्तिक के कान में बोली, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई स्वयंवर हो रहा है जिसमें राजकुमार अपनी राजकुमारी ढूंढ रहा है। क्रिया की बातें सुनकर कार्तिक हंसते हुए बोला, मेरा भाई सबसे बेस्ट है,
उसे अपने लिए बिल्कुल अपने जैसी टैलेंटेड और सुंदर लड़की ढूंढनी चाहिए। क्रिया कार्तिक से पूछने लगी, आपका क्या ख्याल है, आपकी बारी आने पे आपके लिए भी ऐसे ही स्वयंवर की तैयारी होगी क्या? क्रिया की बातें सुनकर कार्तिक थोड़ा सरप्राइज था। उसका फेस शर्म से लाल हो गया था। कार्तिक ने क्रिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। ये बोलकर कार्तिक चुप हो गया क्योंकि वो क्रिया के आगे बेचैन नहीं होना चाहता था। क्रिया कार्तिक से पूछने लगी, आपको कैसी लड़की पसंद है फिर? क्रिया की बातों का जवाब देते वक्त कार्तिक काफी शर्मा रहा था। वो मन ही मन क्रिया पे चिल्लाते हुए बोल रहा था, अरे बेवकूफ, कितनी बेवकूफ हो तुम यार, मुझे जिस लड़की से प्यार हुआ है वो तुम ही तो हो। वो दोनों आपस में बातें करते बहुत अच्छे लग रहे थे। क्रिया ने काफी टाइम के बाद नोटिस किया कि दीक्षा उन दोनों को घूर रही थी। दीक्षा का घूरना क्रिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्रिया ने अपनी नजरें दीक्षा के सामने से हटा ली। तभी क्रिया ने देखा कि दीक्षा के पास एक इंसान लाल सूट पहने हुए खड़ा हुआ है, जो क्रिया को काफी जाना पहचाना लग रहा था। क्रिया ने कार्तिक की तरफ देखा और कहने लगी, तुमको नहीं लगता कि दीक्षा के बाजू वाला लड़का जिसने रेड कलर का सूट पहना है वो मोहनलाल है? क्रिया की बातें सुनकर कार्तिक ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, ये मोहनलाल ही तो है। कार्तिक कभी नहीं चाहता था कि क्रिया को मोहनलाल के सच के बारे में पता चले, वरना शायद वो उड़ान एंटरटेनमेंट को झूठ समझ लेती। कार्तिक ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो मोहनलाल को तो जानता ही नहीं है और कहने लगा, हाँ सच में मुझे तो ये इंसान बिल्कुल मोहनलाल के जैसे ही नजर नहीं आ रहा। मोहनलाल के तो लंबे बाल हैं। कार्तिक की बातें सुनकर क्रिया कार्तिक से कहने लगी, आप सही कह रहे हैं, ये इंसान मोहनलाल की तरह तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। थोड़ी देर के बाद पार्टी में कार्तिक के दादाजी को विश करने एक लड़की आगे आई। उसने अपने हाथों से दादाजी को गिफ्ट दिया और उनको बर्थडे विश किया। क्रिया उस लड़की को तुरंत पहचान गई थी। उसने कहा, ये तो रश्मि सिन्हा है। क्रिया इसे देखकर यहाँ थोड़ी हैरान हो गई थी। वो कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वाह कार्तिक, आपके दादाजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजीव सिन्हा भी आए हुए हैं और उनके साथ उनकी बेटी रश्मि सिन्हा भी आई है। कार्तिक ने अपना सिर हिलाते हुए क्रिया से बोला कि वो उसे जानता है। कुछ सालों पहले कार्तिक के मौसी मौसा जी कार्तिक की शादी रश्मि से करवाकर सिन्हा फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, बट कार्तिक ने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। रश्मि बहुत घमंडी लड़की थी। पूरे मुंबई में ऐसा कोई भी लड़का नहीं था जो रश्मि को अच्छा लगता हो। वहीं दूसरी तरफ मित्तल फैमिली का सबसे एलिजिबल बैचलर आदित्य मित्तल था, जो एक बहुत हैंडसम इंसान था, लेकिन फिर भी वो रश्मि के टाइप का बिल्कुल नहीं था। सिल्वर बालों वाले लड़के के रूप में क्रिया को देखकर रश्मि मन ही मन उसके बारे में सोचने लगी। शायद उस सिल्वर बालों वाले लड़के ने रश्मि का अटेंशन पा ही लिया था। रश्मि की आंखों में उस सिल्वर बालों वाले लड़के के लिए चमक दिखाई दे रही थी। रश्मि को वो सिल्वर बालों वाला लड़का पहली नजर में ही अपने टाइप का लगने लगा था। इतने में रश्मि की भी बारी आ गई थी सबको अपना टैलेंट दिखाने की। वो मित्तल फैमिली के सबसे बड़े आदमी के लिए अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाली थी। अपनी बेटी की बारी आने पर उसके पिता भी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आगे आ गए। जैसे ही क्रिया ने देखा कि अब रश्मि की बारी आ गई है, वो जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हो गई। इतने में क्रिया की नजर रश्मि के हाथ पर पड़े एक डायमंड ब्रेसलेट पर गई। वो डायमंड का ब्रेसलेट क्रिया की माँ का था। क्रिया को फाइनली अपने माँ का ब्रेसलेट फिर से देखने का मौका मिला था। क्रिया को खड़ा देखकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, प्लीज सिट डाउन। क्रिया समझ गई थी कि लोग उसे नोटिस करने लगे हैं, इसीलिए जल्दी से वो अपनी सीट पर बैठ गई थी। क्रिया खुद को समझाने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, लेट्स एंजॉय द मोमेंट। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसे फिर से अपनी माँ का ब्रेसलेट देखने का मौका मिला है। वो क्या ही कर सकती थी। क्रिया बार बार सोच रही थी कि वो कैसे अपनी माँ का ब्रेसलेट रश्मि से छीन सकती है। इतने में रश्मि ने म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया। रश्मि की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि वहाँ खड़ी ऑडियंस के कानों में उसकी आवाज़ रस की तरह घुल रही थी। लास्ट में रश्मि ने झुककर वहाँ खड़े सारे लोगों की तरफ देखा। वहाँ खड़े लोग रश्मि का म्यूजिक सुनकर तालियां बजा रहे थे। लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, इतनी सुंदर लड़की का इतने अच्छे से म्यूजिक बजाना वाकई कमाल का है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के मौसा मौसी रश्मि की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हो गए थे। उनको ये लगने लगा कि सिन्हा फैमिली ही मित्तल फैमिली के लिए सबसे बेस्ट होगी। कार्तिक के मौसा मौसी जी की नजरों में रश्मि ही कार्तिक के लिए सबसे अच्छी लड़की थी। वहीं शीतल को सीमा के ख्याल का अच्छे से मालूम था। वो ये जानती थी कि जगदीश और सीमा कार्तिक का रिश्ता रश्मि से करवाना चाहते हैं, और वो जल्दी से अपने बेटे आदित्य के पास गई और उससे कान में कहने लगी, बेटा रश्मि सबसे बेस्ट लड़की है, तुम उसे इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करना। आदित्य शीतल की बातें सुनकर उसे अवॉइड करने लगा, क्योंकि उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो रश्मि को इंप्रेस करने में सक्सेसफुल रहेगा। आदित्य बार बार यही सोच रहा था कि वो एक अपाहिज से तो कभी नहीं हारेगा। क्या करेगा आदित्य रश्मि को इंप्रेस करने के लिए? कॉन्फिडेंस को देखकर पता चल रहा था कि रश्मि को इंप्रेस करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देखकर स्टेज से नीचे आ रही थी, और ये सब क्रिया बड़े ध्यान से देख रही थी। अभी भी क्रिया को उसकी माँ का वो डायमंड वाला ब्रेसलेट याद आ रहा था जो रश्मि के पास था। क्रिया बार बार यही सोच रही थी कि यही मौका है कि वो रश्मि से अपनी माँ का ब्रेसलेट छीन ले। अगर आज उसने ये मौका गवा दिया तो शायद दोबारा ये मौका उसे ना मिले। क्रिया से रहा नहीं गया, वो तुरंत दादाजी के पास जाकर उन्हें बोलने लगी, दादाजी रश्मि ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसका म्यूजिक अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। वहीं पास में खड़ी रश्मि उस सिल्वर कलर वाले इंसान को उसकी खुद की तारीफ करते हुए सुन रही थी, जिससे रश्मि के दिल में बेचैनी महसूस होने लगी। रश्मि बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसके जैसा वायलिन पूरे मुंबई में शायद ही कोई प्ले कर सकता था।
रश्मि बिना लोगों की नजरों में आए चुपचाप समीर उर्फ क्रिया की कही बातों को सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। क्रिया दादाजी के पास आके कहने लगी, दादाजी, कार्तिक ने भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक गाना तैयार किया है। जैसे ही कार्तिक ने क्रिया की बात सुनी तो वो एकदम हैरान रह गया। उसे याद क्यों नहीं आ रहा था कि उसने दादाजी के लिए कोई गाना तैयार किया है। कार्तिक मन ही मन खुद से बोला, पता नहीं क्रिया के मन में क्या चल रहा है, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। तुम क्या मुझे फंसाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि मैंने पहले ही अपने भाई से वादा किया हुआ था कि मैं दादाजी के सामने कभी पियानो नहीं बजाऊंगा। अपनी बात वापस लो और इधर आ जाओ। ओह गॉड, ये क्रिया मुझे फंसाना दे। कार्तिक की बातें सुनकर दादाजी काफी दंग रह गए। दादाजी ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में? बहुत खूब। वैसे भी मुझे बहुत समय हो गया था कार्तिक को पियानो बजाते हुए नहीं देखा है। कार्तिक के दादाजी को पता था कि उनका स्पेशल पोता कार्तिक अपने एक्सीडेंट के बाद से म्यूजिक को फॉलो किए जा रहा है। उन्होंने कई बार खुद कार्तिक को पियानो प्ले करते हुए सुना भी था, इसलिए वो अपनी एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके पोते ने म्यूजिक प्ले करना क्यों छोड़ दिया था। कार्तिक अगर चाहता तो वो पियानो बजाने में अपना करियर बना सकता था, लेकिन कार्तिक की म्यूजिक छोड़ने की वजह उसके अलावा किसी को भी पता नहीं थी। कार्तिक पियानो बजाने की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था और अपने भाई आदित्य की तरफ देखते हुए क्रिया से कहने लगा, क्रिया तुम क्या करना चाहती हो? क्रिया हंसते हुए आदित्य से कहने लगी, डोंट वरी कार्तिक, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालूंगी। कार्तिक को समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। कार्तिक क्रिया से कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगी, पर क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है? ऐसा ना हो कि तुम्हारी इंसल्ट हो जाए। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने कहा, पियानो मैं नहीं, आप प्ले करेंगे, मैं तो वायलिन बजाऊंगी। हम दोनों साथ में ड्यूएट सॉन्ग प्ले करेंगे। जैसे ही कार्तिक ने यह सुना तो उसने क्रिया को परेशान होते हुए कहा, एक ड्यूएट सॉन्ग गाना है बिना प्रैक्टिस के? तुम्हें वायलिन बजाना आता भी है क्या? कार्तिक के सवाल सुनकर भी क्रिया स्माइल कर रही थी। ये देखकर कार्तिक ने डाउटफुली कहा, आर यू श्योर? तभी घर के कुछ नौकर एक सफेद रंग का पियानो लेकर आए और घर के बीचों बीच रख दिया। क्रिया भी कार्तिक को लेकर पियानो के पास चली गई और कार्तिक का हाथ पकड़कर पियानो के ऊपर रख दिया और वो रश्मि की तरफ जाने लगी। रश्मि ने जैसे ही नोटिस किया कि वो सिल्वर बालों वाला इंसान उसके पास आ रहा है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और वो खुद से ही कहने लगी, ओह माय गॉड, ये तो मेरे पास ही आ रहा है। क्रिया रश्मि के पास जाकर खड़ी हो गई। रश्मि सारा से बातें करके अच्छा फील कर रही थी। वो क्रिया की स्माइल देखकर उस पर फिदा हो गई थी। क्रिया की स्माइल काफी अट्रैक्टिव थी। रश्मि के पास एक वायलिन भी था जिसे क्रिया ने रश्मि से बजाने के लिए लिया था। क्रिया पियानो के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कार्तिक भी वहीं बैठा हुआ था। क्रिया ने अपने पैरों से तारों को छुआ और वायलिन बजाने लगी। उसे देखकर कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन ये आसानी से बता सकता था कि क्रिया एक बहुत अच्छी वायलिनिस्ट है। पास में खड़ा कार्तिक क्रिया को हैरान होकर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रिया इतना अच्छा वायलिन बजा सकती है। क्रिया सबसे अच्छा वायलिन बजा रही थी। क्रिया प्रोफेशनलिज्म के साथ वायलिन बजा रही थी, जिस वजह से रश्मि भी उसे शौक से देखे जा रही थी। क्रिया का म्यूजिक काफी डीप था। क्रिया की नजरें कार्तिक से मिली और उसने कार्तिक को पियानो बजाने का इशारा किया। कार्तिक ने अपने दोनों हाथों से पियानो को बजाना शुरू कर दिया और क्रिया के परफॉर्मेंस में उसका साथ देने लगा। वो दोनों एक साथ पहली बार परफॉर्म कर रहे थे। क्रिया कार्तिक की ओर देखकर खुद से कह रही थी कि कार्तिक कितने स्ट्रांग और मेहनती हैं और हमेशा अपनी किस्मत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो सच में एक हीरो है। एटलीस्ट मेरे लिए तो वो एक हीरो ही है। क्रिया की आंखों में कार्तिक के लिए प्यार और परवाह साफ दिखाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे और उन दोनों को आसपास का नजारा ब्लर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसपास की दुनिया उन दोनों के लिए एक्सिस्ट करती ही नहीं है। म्यूजिक से वो दोनों आपस में एक दूसरे के दिलों में झांक रहे थे। क्रिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। कार्तिक का कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा था। अब कार्तिक फिल्म की स्क्रीन से ज्यादा रियल लाइफ में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां खड़े सभी इंसान उनकी बनाई हुई म्यूजिक की दुनिया में खो गए हैं। वहीं खड़ा हुआ आदित्य मित्तल भी कार्तिक के टैलेंट को हीरो की तरह चमकता हुआ देख रहा था। उसे कार्तिक का टैलेंट देखकर गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए कार्तिक की तरफ गुस्से से देखने लगा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कार्तिक से कितनी नफरत कर रहा था। आदित्य मन ही मन सोचने लगा, कार्तिक ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो दादाजी के सामने कभी भी अपना म्यूजिक टैलेंट नहीं दिखाएगा, तो फिर आज ऐसे क्या हो गया? वो जानबूझकर दादाजी को ये दिखाना चाहता है कि वो ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पास में खड़ी हुई कार्तिक की बहन दीक्षा कार्तिक और सिल्वर बालों वाले लड़के को आपस में खोता हुआ देख रही थी। उसे इन दोनों का इस तरह एक दूसरे को देखना शायद गलत लग रहा था। दीक्षा अच्छे से जानती थी कि उसका भाई जल्दी से किसी को दोस्त नहीं बनाता है और सिल्वर बालों वाले इस दोस्त के बारे में तो भाई ने कभी घर पे जिक्र भी नहीं किया था। दीक्षा फैसला लेने लगी कि वो पता लगाकर ही रहेगी कि ये लड़का कौन है। वो मोहनलाल से पूछने लगी, ये लड़का कौन है जो कार्तिक के साथ आंखों में आंखें डालकर परफॉर्म कर रहा है? कार्तिक और वो दोस्त कब बने? क्या आप उसे जानते हैं? मोहनलाल ने दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ दीक्षा, मैं तो खुद इस लड़के को जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। दीक्षा ने हंसते हुए मोहनलाल से कहा, आप तो कार्तिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे लगा कि सिल्वर बाल वाले लड़के को आप जरूर जानते होंगे। दीक्षा मोहनलाल को चढ़ाते हुए उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दीक्षा मन ही मन ये सोच रही थी कि मोहनलाल जानबूझकर दीक्षा को उस लड़के की सच्चाई के बारे में बता नहीं रहा है, क्योंकि दीक्षा जानती थी कि कार्तिक और उसके दोस्तों के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को पता है तो वो मोहनलाल ही है। मिस्टर मोहनलाल नाक को छूते हुए कहने लगे, वेल, मैं कार्तिक के करीब हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
मिस्टर मोहन ने अपनी बात का आधा हिस्सा नहीं कहा था, जहां वो ये कहना चाहते थे कि कार्तिक अपनी जिंदगी की उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां वो एक लड़की के लिए अपने पुराने दोस्तों को भी इग्नोर करने के लिए तैयार था। अब कार्तिक के लिए दोस्तों से पहले लड़कियां इंपॉर्टेंस रखती हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वहां मौजूद मेहमानों के कानों में अभी भी वही संगीत गूंज रहा था। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया कि परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है, उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई। तालियां बजती जा रही थी। उसी वक्त क्रिया ने रश्मि के पास जाकर उसे उसका वायलिन वापस कर दिया। रश्मि इस वक्त क्रिया और समीर को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी और बार बार कभी समीर को देखती तो कभी नीचे देखने लगती। इसी दौरान वायलिन पकड़ाते वक्त समीर का हाथ गलती से रश्मि के हाथ से टच हो गया। रश्मि ने तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लिया। इस वक्त इन दोनों का अच्छा खासा रोमांटिक सीन बन गया था। पर बेचारी रश्मि को क्या पता कि जिस बंदे से वो इश्क लड़ा रही है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। क्रिया ने रश्मि को शर्माते हुए देखा तो उसे हंसी आने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसे और रश्मि को बता दे कि वो एक लड़की है, ना कि रश्मि का प्रिंस चार्मिंग। कुछ देर बातें करके क्रिया ने रश्मि से अपना पीछा छुड़वाया और कार्तिक के पास आ गई। अपनी परफॉर्मेंस पूरी हो जाने के बाद कार्तिक और क्रिया वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। दीक्षा कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उन दोनों का क्या रिश्ता है। थोड़ी देर के बाद दीक्षा दोनों के पास जाकर उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगी और कार्तिक से पूछने लगी, ब्रो तुम्हें सब लड़कियों में से किस लड़की का टैलेंट सबसे अच्छा लगा? दीक्षा का सवाल सुनकर कार्तिक और क्रिया दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी कार्तिक ने दीक्षा से कहा, तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? आज तो आदि भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। अगर आज की रात का हीरो कार्तिक होता तो वो कब का सब लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह चुका होता कि वो क्रिया को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। जितना उसे पता है लड़की तो उसके भाई को देखनी है, तो वो क्यों किसी में इंटरेस्ट दिखाएगा? दीक्षा को कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्होंने हमें अपनी हेल्प करने के लिए कहा है। कार्तिक को लगा कि उसकी बहन सच कह रही है, इसीलिए उसने अपनी जनरल ओपिनियन बताते हुए दीक्षा से कहा, मुझे लगता है कि रश्मि सिन्हा भाई के लिए ठीक रहेगी। क्यों समीर, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? असल में इंडिया आने के बाद एक बार क्रिया अनजाने में एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि रश्मि कितनी बड़ी ड्रामेबाज है और कितनी ज्यादा घमंडी भी है। लेकिन जब तक बात कार्तिक की नहीं थी, क्रिया को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि रश्मि की शादी किससे हो रही है। क्रिया ने भी अपनी ओपिनियन देते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कार्तिक, रश्मि बहुत टैलेंटेड लड़की है और उसके जैसी शायद कोई और हो भी नहीं सकती है। इन दोनों की बातें सुनकर दीक्षा ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ, आदि भाई के लिए रश्मि बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। दीक्षा इस बात से मन ही मन खुश थी कि फाइनली कार्तिक ने रश्मि को नोटिस कर लिया है। दीक्षा मन ही मन खुश हो रही थी कि फाइनली कार्तिक के लिए उन्हें एक टैलेंटेड और अच्छी लड़की मिल गई। पर बेचारे कार्तिक को क्या पता था कि उसकी ये बहन कोई नया कांड करने को तैयार है और जिससे घर में एक नया हंगामा होने वाला है। क्या होगा जब कार्तिक को पता चलेगा कि आज का स्वयंवर उसके भाई के लिए नहीं बल्कि उसके लिए रखा गया है। पार्टी खत्म होने के बाद कार्तिक ने क्रिया को, जो कि समीर के भेष में थी, उसे अपने मौसा जी और मौसी जी और बहनों से मिलवाया। मित्तल परिवार ने भी खुले दिल से अपनेपन से क्रिया का कार्तिक ने क्रिया को, जो कि समीर के भेष में थी, उसे अपने मौसा जी और मौसी जी और बहनों से मिलवाया। मित्तल परिवार ने भी खुले दिल से अपनेपन से क्रिया का अपने घर में स्वागत किया और उसे उस रात घर पर रुकने के लिए भी कहा। लेकिन उसका रात के लिए वहां रुकना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ ऑलरेडी प्लान्स बना लिए थे। क्रिया ने वहां ना रुकने के लिए उन लोगों से माफी मांगी और वहां से निकलने ही वाली थी कि कार्तिक ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कार्तिक की मौसी सीमा चाहती थी कि कार्तिक आज रात उनके घर पर ही रुक जाए और वो कहने लगी, आज रात तुम यहीं रुक जाओ कार्तिक, जरा देखो अपनी ओर, कितने पतले दुबले हो गए हो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी। कार्तिक की दूसरी बहन निम्मी भी उसे रोकने के लिए कहने लगी, कम ऑन कार्तिक, कितना समय हो गया है हम भाई बहनों को एक साथ समय बिताए। निम्मी एक बहुत ही अच्छी टैलेंटेड ज्वेलरी डिजाइनर थी। उसका खुद का अपना ज्वेलरी ब्रांड था जिसका नाम ब्लू टिफनी था। दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन से उसकी शादी हुई थी और वो उसके साथ दिल्ली में ही रहती थी और किसी स्पेशल रीजन से ही मुंबई आती थी। सब लोगों की बातें सुनकर कार्तिक की सबसे बड़ी बहन गिन्नी ने भी कार्तिक से कहा, ये सब लोग ठीक ही तो कह रहे हैं कार्तिक, तुम यहीं रुक जाओ, और ये घर से अलग रहने का क्या मतलब है, वहां तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मैगी भी तुम्हारा कितना ख्याल रख लेगी। गिन्नी मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही थी। उसकी शादी देश के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर आकाश राठौर के साथ हुई थी। भले ही उसका हस्बैंड देश के सबसे अमीर लोगों में से एक था, पर फिर भी खुद का करियर वो बनाना चाहती थी। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था और उनका एक बेटा भी था, कन्नू। दीक्षा ने फोर्स करते हुए कार्तिक से कहा, रुक जाना कार्तिक, आज कितना अच्छा दिन है, तुम्हारे दोस्त को भी रुकना चाहिए। वैसे दीक्षा चाहती थी कि समीर भी आज उन्हीं के घर पर रुक जाए ताकि वो उसके बारे में और जान सके। पूरे परिवार को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए देखकर क्रिया मन ही मन काफी इमोशनल हो गई थी। क्रिया को बहुत बुरा लगता अगर वो कार्तिक को अपने साथ ले जाती, जहां उसकी फैमिली उसके साथ समय बिताने के लिए इतनी मिन्नतें कर रही थी। इस बार क्रिया ने धीरे से कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम आज यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, वैसे भी मुझे कल अपने नाना जी के घर जाना है और मैं कल तुम्हारा ख्याल रखने के लिए घर भी नहीं आ पाऊंगी। क्रिया भी कल घर नहीं रुकेगी ये सुनकर कार्तिक मान गया और सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। जैसा कि क्रिया ने कार्तिक को करने के लिए कहा, कार्तिक ने ठीक वैसा ही किया और वो अपने घर पर रुकने के लिए राजी हो गया।
जैसे ही कार्तिक के फैमिली मेंबर्स ने कार्तिक का जवाब सुना तो वो सब हैरान रह गए। उन्हें अपने आंख और कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन लोगों ने अपनी जी जान लगा दी थी कार्तिक को रोकने के लिए, लेकिन कार्तिक टस से मस नहीं हो रहा था। और जब समीर ने उसे रुकने के लिए कहा तो वो एक झटके में मान गया। अब तो वो लोग और भी ज्यादा बेचैन हो गए थे ये जानने के लिए कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था। वो तो ये भी सोचने लगे थे कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, कैसा रिश्ता हो सकता है। कहीं ये दोनों दोस्त से ज्यादा तो नहीं है, कहीं कार्तिक उस टाइप का तो नहीं है। वहां खड़ी कार्तिक की बहनें इस पॉसिबिलिटी को लेकर काफी अजीब महसूस कर रही थी। उन्हें पता नहीं था कि क्रिया ही समीर है। नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उनके प्यारे भाई की सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मित्तल फैमिली का फ्यूचर अभी से अंधेरे में दिख रहा था। एक तरफ कार्तिक ने अपने घर पर रुकने के लिए हामी भर दी थी और वहीं दूसरी तरफ क्रिया को फिल्म की टीम की ओर से कॉल आया। उन्होंने उसे कल दोपहर में सेट पर रिपोर्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो लोग साक्षी के साथ कुछ एक्स्ट्रा सीन शूट करना चाहते थे। कार्तिक ने समीर यानी क्रिया से कहा, चलो समीर, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। कार्तिक ने अपनी व्हीलचेयर पलट ली और वहां से जाने लगा। क्रिया ने वहां से जाने के पहले मुस्कुराते हुए कार्तिक की बहनों और उसके मौसी जी और मौसा जी को गुड बाय कहा और फिर कार्तिक के साथ वो वहां से चली गई। बाहर जाते वक्त क्रिया कार्तिक की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए बाहर ले जाने लगी। कार्तिक ने क्रिया को धीमे से कहा, तुम तो बहुत अच्छा वायलिन बजा लेती हो, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कुछ? कार्तिक का सवाल सुनकर क्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, तुमने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं। क्रिया का जवाब सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर पलटकर क्रिया की ओर देखते हुए कहा, वेल, ओके, और क्या क्या है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ? कार्तिक का सवाल सुनकर क्रिया एक पल के लिए सोच में पड़ गई। अब तो कार्तिक को सिर्फ अपनी और क्रिया की बेटी कुहू के बारे में ही नहीं पता था। कार्तिक ये नहीं जानता था कि कुहू उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन बेशक ये सही समय नहीं था उसे कुहू के बारे में बताने का। तो वो अपना सिर हिलाते हुए कार्तिक से कहने लगी, कुछ नहीं, आपने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। मेरे और क्या राज हो सकते हैं? क्रिया की बात सुनकर कार्तिक उसकी ओर कंफ्यूजन में देखने लगा। कार्तिक ने कब उसके बारे में सब कुछ पता लगाया था? उसे तो हमेशा ऐसा लगता था कि वो क्रिया को अभी पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाया है। अब यही बात ले लीजिए, वो हमेशा सोचता रहता था कि क्रिया आखिर 5 सालों के लिए कहाँ चली गई थी, उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। वो कभी पूरी बात जान ही नहीं पाया। कार्तिक खामोश था, उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को खामोश देखकर क्रिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वेल, चलो मैं तुमको बताती हूँ कि मैंने वायलिन बजाना कहाँ से और कैसे सीखा। मेरी माँ एक वायलिनिस्ट हुआ करती थी। बचपन से बड़े होते होते मैंने हमेशा अपनी माँ के म्यूजिक को ही सुना था। मेरे थोड़े बड़े हो जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे वायलिन बजाना सिखाया। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी माँ एक बहुत अच्छी वायलिन टीचर भी थी। उन्होंने ही मुझे वायलिन सीखने के लिए इंस्पायर किया था। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारी माँ एक वायलिनिस्ट थी? कार्तिक को देवांश की वाइफ माया की याद आने लगी। उसने सुना था कि माया गिटार बजाने में माहिर थी, वायलिन बजाने में नहीं। क्रिया ने कार्तिक से पूछा, जी हाँ, क्या तुमने कल्याणी या आर्टेमिस का नाम सुना है इससे पहले? कल्याणी? कार्तिक की गहरी आंखों में अचानक से चमक आई। किसी भी म्यूजिशियन को इसके बारे में पता होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में 20 या 30 साल पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट वायलिनिस्ट हुआ करती थी जिनका नाम था कल्याणी। कार्तिक ने सच में कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि क्रिया कल्याणी की बेटी होगी। कार्तिक क्रिया से कहने लगा, डोंट टेल मी कि तुम फेमस वायलिनिस्ट कल्याणी की बेटी हो। कार्तिक को हैरान देखकर क्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूं तो फिर और किसकी हो सकती हूँ? कार्तिक ये बात जानकर बहुत हैरान था। वो क्रिया से पूछने लगा, अगर तुम्हारी माँ कल्याणी थी तो देवांश ने मुझे ये क्यों कहा कि तुम्हारी माँ माया है और साक्षी तुम्हारी बहन? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कार्तिक क्रिया की वजह से गिल फैमिली को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। उस घटिया देवांश ने कार्तिक को धोखा देने के लिए कितने सारे झूठ कहे हैं। क्रिया गिल फैमिली के कॉम्प्लिकेटेड मामले अभी से कार्तिक को नहीं बता सकती थी। उसने कार्तिक की ओर देखा और उसे समझाते हुए कहने लगी, उन्होंने तुमसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि वो मेरी माँ का जिक्र बाहर किसी से नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेरी माँ उनकी जिंदगी में सिर्फ शर्मिंदगी लेकर आई थी। कार्तिक कल्याणी के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। जब म्यूजिक इंडस्ट्री में कल्याणी का करियर आसमान छू रहा था तब उसने अचानक से म्यूजिक छोड़ दिया और एक्टिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और कल्याणी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। कार्तिक ये भी जानता था कि कल्याणी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने वाला था। अवार्ड मिलने के दिन कुछ अफवाहों और स्कैंडल की बातें इंडस्ट्री में फैलने लगी और कल्याणी ने इस वजह से खुद की जान ले ली। ये बात बाहरी लोगों के लिए शर्म की बात ही थी और शायद इसीलिए देवांश सबसे ये बात छुपा रहा था। क्रिया अपना सिर झुकाकर नीचे देखने लगी। वो थोड़ी दुखी नजर आ रही थी। कार्तिक को जल्दी ही समझ आ गया था कि उसने क्रिया के सामने उसका दुखी अतीत लाकर रख दिया था और वो उसे संभालते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम ठीक हो ना क्रिया? क्रिया कार्तिक की बात सुनकर नॉर्मल टोन में कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिया ने पिछले कुछ टाइम में अपने दिल को स्टील की तरह मजबूत कर लिया था और वो इतनी आसानी से दुखी नहीं हो सकती थी। वो देवांश की जिंदगी को बद से बदतर बनाना चाहती थी, उसकी इसी सोच के लिए कि कल्याणी उसकी जिंदगी में सिर्फ शर्मिंदगी लेकर आई थी। कार्तिक को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसे क्रिया के बारे में और जानने का मौका मिल रहा था। कार्तिक क्रिया से कहने लगा, अगर तुम्हारी माँ कल्याणी थी तो उसका मतलब ये है ना कि तुम्हारे नाना जी इंडिया के फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिनल फैमिली से हैं। मेरा मतलब है कि गोयल फैमिली।
कार्तिक की बात पर क्रिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हाँ, मेरे नाना जी एक बहुत फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनका नाम है किशोर दास गोयल। लोग तो उन्हें कभी कभी भगवान भी कह देते हैं। कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी मासी जब भी बीमार होती हैं तो इलाज के लिए हमेशा तुम्हारे नाना जी के पास ही जाती हैं। कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था कि क्रिया इतनी फेमस फैमिली से आती होगी। फ्रंट गेट तक पहुंचने के पूरे रास्ते भर उन लोगों ने बहुत बातें की। कार्तिक ने अपने ड्राइवर को क्रिया को उसके नाना जी के घर छोड़ने के लिए कहा। अगली सुबह क्रिया ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर सोनाक्षी को कॉल किया और उससे कहा, सोना तुम आते समय कुहू को पिक कर लेना और सीधा स्टूडियो आ जाना। जोया कैरेक्टर के पहले 3 सीन खत्म करने के बाद क्रिया ने डायरेक्टर खान से जल्दी छुट्टी मांग ली और वहां से चली गई। उसने जब सोनाक्षी को कॉल किया तो उसे पता चला कि सोनाक्षी बाहर अपनी कार में उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही क्रिया ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मम्मा। कुहू ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रिया की ओर देखा और क्रिया के लिए अपनी बाहें खोल दी। क्रिया ने अपनी बेटी कुहू को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके गालों को किस करने लगी। उन्होंने एक दूसरे को इतने दिनों से देखा नहीं था, इसलिए वो लोग एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। क्रिया ने कुहू को अच्छे से देखा और फिर उसे अपनी गोद में बैठा दिया। क्रिया ने सोना और कुहू से पूछा, तुम लोग डिनर में क्या खाना चाहते हो? आज मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी। सोनाक्षी ने कहा, पास्ता खाएं तो कैसा रहेगा? पास्ता? कुहू एक्साइटमेंट में अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कहने लगी और खुश होकर बोली, मम्मा का पास्ता सबसे अच्छा होता है। कितने दिन हो गए मैंने पास्ता नहीं खाया है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। कुहू को बड़ा खुश देखकर क्रिया ने कहा, ओके डन, आज हम पास्ता पार्टी करेंगे। सोना तू कुणाल को भी कह दे, इसे ज्वाइन कर ले। सोनाक्षी ने तुरंत हाँ भरते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। शॉपिंग खत्म करने के बाद अब क्रिया की बारी थी मालाबार हिल्स तक कार को ड्राइव करने की। जैसे ही सब लोग मालाबार हिल के एरिया के करीब पहुंच रहे थे जहां मुंबई के सारे अमीर लोग रहते थे, सोनाक्षी ने थोड़ा बेचैन होते हुए क्रिया से पूछा, क्रिया तुम रह कहाँ रही हो? अब क्या जवाब देगी क्रिया सोनाक्षी को? क्या वो बता देगी कार्तिक और अपने बीच में हुई डील्स के बारे में? क्या होगा के करीब पहुंचे जहां मुंबई के सारे अमीर लोग रहते थे। सोनाक्षी ने थोड़ा बेचैन होते हुए क्रिया से पूछा, क्रिया तुम रह कहाँ रही हो? क्रिया कार्तिक के घर के अपार्टमेंट के लिए टर्न लेते हुए कहने लगी, बस हम पहुंचने वाले। डोंट टेल मी कि तुम यहाँ रहती हो। सामने इतना बड़ा गेट देखकर सोनाक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। सोनाक्षी को इतना हैरान देखकर क्रिया ने सिक्योरिटी बूथ के सामने अपनी कार को रोकते हुए कहा, मैं यहीं पर रहती हूँ सोना। फिलहाल के सिक्योरिटी गार्ड ने सोनाक्षी की कार को देखते हुए उन्हें रोक लिया और उन्हें कहने लगे, सॉरी मैम, लेकिन इस बिल्डिंग में सिर्फ यहाँ रहने वालों की ही कार अलाउड है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर क्रिया ने कार की खिड़की का कांच नीचे किया और अपना कार्ड उन्हें दिखाते हुए कहने लगी, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी कार्ड को पलट कर देखा और पाया कि उस पर मित्तल लिखा हुआ था। उसने जल्दी ही वो कार्ड क्रिया को लौटा दिया और उन्हें सल्यूट करते हुए जाने की परमिशन दे दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को देख लिया हो। क्रिया ने अपना की कार्ड वापस लिया और विला के अंदर चली गई। सोनाक्षी ये देखकर बहुत हैरान थी कि क्रिया ने उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैसे डील किया। सोनाक्षी ने इंप्रेस होते हुए कहा, वाह क्रिया तू तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई है, मुझे तेरे साथ और रहना चाहिए। सोनाक्षी की बात सुनकर क्रिया ने भी इतराते हुए मजाक में कहा, नो प्रॉब्लम, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है, तुम जब चाहो मेरे साथ रह सकती हो। क्रिया ने विला के आउट हाउस के पार्किंग की जगह सोनाक्षी की कार पार्क कर दी और आउट हाउस के अंदर जाने लगे। जब क्रिया के आउट हाउस का दरवाजा खुला तो सोनाक्षी अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम शॉक हो गई और हैरान होते हुए बोली, वाह क्रिया, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, ये घर कितना खूबसूरत है, ये तो मेरा ड्रीम होम है। सोनाक्षी ने अपने जूते निकाले और घर के अंदर जाते हुए हैरानी के साथ क्रिया का इतना बड़ा घर देखने लगी। सोनाक्षी ने हैरान होते हुए कहा, क्रिया इतने बड़े घर का मंथली रेंट कितना है? सोनाक्षी का सवाल सुनकर क्रिया ने पहले से तैयार झूठ को बोलते हुए कहा, मैं नहीं जानती, ये घर मेरे नाना जी ने मेरे लिए ढूंढा है। क्रिया के लिए अभी सोनाक्षी को यह बताना ठीक नहीं होगा कि कार्तिक ने उसे ये घर फ्री में रहने के लिए दिया था। वो अपने नाना जी का नाम लेकर ही सोनाक्षी की बात का जवाब दे सकती थी। सोनाक्षी गोयल फैमिली को अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि क्रिया के नाना जी के पास क्रिया को इतना बड़ा घर देने की पूरी ताकत थी। वो अपनी नातिन के लिए इतना अच्छा घर ले सकते थे। कुहू ने क्रिया के घर में कदम रखते ही सबसे पहले घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहने लगी, वाह, अब मैं मम्मा के साथ इतने बड़े ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल घर में रह सकती हूँ। कुहू बहुत खुश नजर आ रही थी। सोनाक्षी कुहू के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगी और उसने उसे पकड़ लिया। वो दोनों सोफे पर जाकर एक साथ बैठ गए। सोनाक्षी ने भी कुहू की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, सोना आंटी भी कुहू बेबी के साथ इतने बड़े और खूबसूरत घर में रहना चाहती है। यस, मैं तो आज बिल्कुल भी घर ही नहीं जाने वाली हूँ, आज तो मैं यहाँ कुहू के साथ मजे से रहूंगी। कुहू उठकर सोनाक्षी की तरफ देखते हुए बहुत ही क्यूट तरीके से बोली, मानो वो उस घर की मालकिन हो। सोनाक्षी आंटी, आज मैं आपको मेरे घर में रहने के लिए इनवाइट करती हूँ और आप आज मेरे और मम्मा के साथ ही सोना। सोनाक्षी ने खुश होते हुए कहा, ओह तुम इतनी क्यूट हो परी। सोना आंटी तुम्हें बेकार में ही इतना लाड प्यार नहीं करती है। सोनाक्षी कुहू के गालों को खींचते हुए उसे चढ़ाकर कहने लगी, हे, अगर आज तुम मुझे सोनाक्षी मम्मा कहकर बुलाओगी तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। सोनाक्षी मम्मा, सोनाक्षी मम्मा, सोनाक्षी मम्मा, सोनाक्षी मम्मा। कुहू ने एक ही सांस के अंदर ही सोनाक्षी को इतनी बार सोनाक्षी मम्मा कहकर पुकार दिया था। वो सोनाक्षी से कहने लगी, सोना आंटी, आप मुझे बाद में धोखा नहीं दे सकती हो, मैंने आपको
10 बार सोनाक्षी मम्मा कहकर पुकारा है, तो आपको आज मुझे 10 कहानी सुनानी होगी। आप तब तक सो नहीं सकती हो जब तक आप मुझे सारी कहानी नहीं सुना दो। कुहू की बात सुनकर सोनाक्षी ने आंखें बड़ी करके हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, क्या मुझे एक 4 साल की बच्ची ने बेवकूफ बना दिया? हो, आई कांट टेक इट एनीमोर। सोनाक्षी सोफे पर लेट गई और ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो मर गई हो। कुहू से हिलाते हुए जगाने की कोशिश करने लगी। क्रिया उन दोनों को यूं सोफे पर बैठकर नाटक करते देख हंसने लगी और फिर वो पास्ता बनाने का सामान लेकर किचन में चली गई। क्रिया अपने काम में लगी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी सामान निकाला और पास्ता को उबालने के लिए रख दिया। फिर वो सब्जियां काटने लगी। पास्ता तैयार हो चुका था। वो पास्ता को डाइनिंग टेबल पर परोसने लगी। सोनाक्षी डाइनिंग टेबल पर किचन से दूसरी चीजें लाकर रखने लगी। वहीं दूसरी ओर कुहू डाइनिंग टेबल पर प्लेटों को रखने लगी। उसी समय क्रिया का फोन बजने लगा। कुणाल उसे कॉल कर रहा था। वो क्रिया के अपार्टमेंट के नीचे सिक्योरिटी बूथ के पास खड़ा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। क्रिया ने सोनाक्षी से कहा, कुणाल गेट पर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी वाले उसे अंदर नहीं आने दे रहे, मैं उसे लेकर आती हूँ। क्रिया सोनाक्षी से कहते हुए अपना कार्ड लेकर कुणाल को लेने के लिए बाहर गई। गेट पर पहुंचकर क्रिया ने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को समझाया कि कुणाल उसका दोस्त है। क्रिया के कहने पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने फाइनली कुणाल को अंदर जाने की परमिशन दे दी और वो दोनों अंदर जाने लगे। वो लोग अभी अंदर जा ही रहे थे कि कार्तिक की भी कार अपार्टमेंट में आ गई। कार्तिक की कार हमेशा की तरह अपने पार्किंग स्पॉट पर जाकर खड़ी हो गई। कार्तिक कार से बाहर आया और हमेशा की तरह अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की मदद से अपने विला की ओर जाने लगा। अचानक ही कार्तिक को लगा कि उसने अभी अभी क्रिया को आउट हाउस में जाते हुए देखा है। वो जैसे ही अपनी व्हीलचेयर को लेकर आगे गया तो उसने देखा कि क्रिया किसी लड़के के साथ अपने आउट हाउस में जा रही है। अचानक ही कार्तिक के दिल में बेचैनी होने लगी। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्रिया अपने साथ किसी और लड़के को लेकर घर के अंदर क्यों जा रही है? कौन है ये लड़का? उन दोनों का आखिर क्या रिश्ता है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं ये लड़का क्रिया का बॉयफ्रेंड तो नहीं? मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने कभी उसे पूरी तरह से जाना ही नहीं। मैंने तो कभी उससे पूछा भी नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक सिंगल रही होगी, और मैं अब अपने आप से झूठ नहीं कह सकता हूँ। प्रिया का डेफिनेटली कोई ना कोई बॉयफ्रेंड जरूर होगा। वो इतनी खूबसूरत, ब्राइट और कॉन्फिडेंट लड़की है, कोई भी लड़का उससे प्यार कर बैठेगा। कार्तिक ने गहरी सांस ली इस वक्त, पर वो काफी दुखी भी लग रहा था और एक बार फिर मायूसी उसके अंदर छा गई। कार्तिक दुखी होते हुए वापस अपने विला में चला गया। विला के अंदर आने के बाद कार्तिक अंधेरे में ही अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से कांप रहा था। ये एक ऐसी फीलिंग थी जहां वो अपना प्यार चाहता तो था लेकिन उसे पा नहीं सकता था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि वो गहरे समंदर में डूब रहा हो। कार्तिक को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास वो हर टैलेंट था जिसके लोग ख्वाब देखते थे। कार्तिक किसी भी चीज को हासिल करने की हिम्मत रखता था, लेकिन वो अपने दिल के सबसे करीब इंसान को पा नहीं सकता था। उसका गर्व उस एक्सीडेंट में खत्म हो गया था और अब वो एक मजबूर इंसान की तरह बनकर रह गया था, जो अपनी व्हीलचेयर के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो एक अपाहिज बन चुका था। कार्तिक ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखा, क्योंकि वो डरता था कि कहीं क्रिया उसे रिजेक्ट ना कर दे, और ऐसा हुआ तो वो क्रिया को हमेशा के लिए खो देगा। कार्तिक केयरफुल था या कुछ और, ये वो नहीं जानता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो डरपोक जरूर बन गया था। अगर वो अपाहिज नहीं होता तो वो फिर क्रिया को पाने की पूरी कोशिश करता, भले ही उसका बॉयफ्रेंड भी क्यों ना हो। लेकिन अब वो इस बात से श्योर नहीं था कि वो कभी भी क्रिया के लाइफ में आने वाले किसी दूसरे आदमी का मुकाबला कर पाएगा। अगर क्रिया को कोई परेशान भी करेगा तो वो उसे बचा नहीं पाएगा। उसे कोई हक नहीं था कि वो ये कहे कि वो क्रिया से प्यार करता था। क्रिया को किसी दूसरे आदमी के साथ देखने पर कार्तिक को बहुत दर्द हो रहा था। उसे इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आता तो उसे इतना दर्द नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर आउट हाउस में सोनाक्षी, प्रिया, कुहू, कुणाल के आने पर खुशी खुशी एक साथ डिनर कर रहे थे। 5 साल हो गए थे सोनाक्षी ने क्रिया के हाथ का खाना नहीं खाया था। खाना खाते खाते सोनाक्षी और कुणाल क्रिया के बनाए हुए खाने की तारीफ किए जा रहे थे। कुहू तो खुश होकर अपने नन्हे हाथों से ताली बजाते हुए बोली, मेरी मम्मा दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है, वो सुपर मॉम है। कुहू की बात सुनकर सोनाक्षी ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, अगर मैं लड़का होती तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी मम्मी से शादी कर लेती। कुहू ने जैसे ही सोनाक्षी की बात सुनी तो अचानक से खाना खाना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। कुहू को अचानक चुप होते हुए देखकर क्रिया ने कुहू से पूछा, कुहू बेटा क्या हुआ? कुहू ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अगर मेरी मम्मा इतनी अच्छी है तो अभी तक उनसे कोई लड़का शादी करने क्यों नहीं आया? क्रिया को कोई आइडिया नहीं था कि वो अपनी बेटी के सवाल का जवाब कैसे दे। सोनाक्षी ने एक गहरी लंबी सांस ली और कुहू को देखते हुए धीरे से बोली, कुहू तुम्हारे होते हुए तुम्हारी मम्मा को किसी भी लड़के का मिलना बहुत मुश्किल है। सोनाक्षी ने बहुत धीरे से बोला था पर कुहू ने सुन लिया था। अचानक कुहू के गाल लाल हो गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुहू ने रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे आप प्यार करती हो तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। कुहू ने रोते हुए आगे कहा, मम्मा के लिए सिंगल पेरेंट बनकर रहना बहुत मुश्किल है। उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत करके मेरा ख्याल रखना पड़ता है।
और मुझ जैसी नासमझ बच्ची को संभालना भी होता है। मैं कब अपने लिए दुनिया के बेस्ट डैडी ढूंढ पाऊंगी? डैडी के रहते हुए मम्मा को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं हो। भी पसीज गया था। कुहू की बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कुहू को अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुहू ये क्या बोले जा रहे हो तुम? किसने कहा था कि तुम ना समझो? तुम्हारी जैसी समझदार बच्ची मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखी। प्रिया तो खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि उसकी बेटी एक बहुत सेंसिटिव और समझदार बच्ची है, पर आज कुहू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कुहू जरूरत से ज्यादा समझदार हो गई है। प्रिया ने कुहू को अपनी गोद में ले लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी समझदार क्यों हो? तुम इतनी समझदार और अच्छी हो इसीलिए मम्मा तुम्हारे लिए मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है। आज प्रिया को एहसास हो रहा था कि कुहू बिल्कुल अपने पापा कार्तिक की ही तरह, हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाली और उनकी परवाह करने वाली। सोनाक्षी अपने सामने उन दोनों माँ बेटी को एक दूसरे से प्यार से गले लगा हुआ देखकर इमोशनल हो गई और कुणाल से कहने लगी, तुमने देखा कुणाल, हमारी भी फ्यूचर में एक ऐसी ही बेटी होनी चाहिए। बेटियां हमेशा माँ बाप के करीब होती हैं। कुणाल ने मौके का फायदा उठाते हुए सोनाक्षी के गालों पर किस कर दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, वेल, अब जो तुम कह रही हो हमारी बेटी जरूर होनी चाहिए तो हमारी बेटी जरूर होनी चाहिए। इतना कहकर कुणाल ने सोनाक्षी की तरफ एक आई ब्लिंक कर दी। क्रिया ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनसे कहने लगी, तुम दोनों यहाँ लवी डवी होना बंद करो प्लीज। मेरी बेटी का दिमाग खराब करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम लोग? अभी तक कुहू भी चुप हो गई थी और सोना और कुणाल की हरकत को देखकर उसने अपनी मम्मी को पकड़ा और उनके गालों पर जोर से किस कर दिया। कुहू ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा, मम्मा, अगर सोनाक्षी आंटी और कुणाल अंकल लवी डवी हो सकते हैं तो हम भी लवी डवी हो सकते हैं ना? फाइनली कुहू को मुस्कुराते हुए देखकर प्रिया ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम उनके सामने लवी डवी बिहेव करते हैं और उन्हें जलाते हैं। सोनाक्षी और कुणाल उन दोनों माँ बेटी के इस प्यार भरे नाटक को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इनकी हंसी की आवाज कार्तिक के विला के अंदर आ रही थी, जिससे कार्तिक का गुस्सा खुद पर ही बढ़ता जा रहा था। कहीं कार्तिक गुस्से में क्रिया के आउट हाउस में तो नहीं चला जाएगा? और क्या कार्तिक को पता चल? आउट हाउस में डिनर हो जाने के बाद कुणाल ने किचन साफ करने की जिम्मेदारी ली। वहीं दूसरी ओर वो लड़कियां सोफे पर बैठे हुए आराम कर रही थी। कुणाल के किचन साफ करने पर वो जाने के लिए तैयार था। सोनाक्षी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, कल सुबह आकर हम लोगों को पिक कर लेना ताकि हम लोग मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जा सके। कुछ देर के बाद प्रिया बाथरूम से बाहर निकल कर आई। उसने देखा कि सोनाक्षी कुहू को कहानियां सुना रही थी। सोनाक्षी वही सेम स्टोरी बुक 6ठी बार पढ़ रही थी और अब तो उसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी, लेकिन कुहू की बड़ी बड़ी आंखें अभी भी खुली हुई थी। वो सोनाक्षी की सुनाई जाने वाली कहानी पर अपना पूरा ध्यान दे रही थी। प्रिया ने उन दोनों को याद दिलाते हुए कहा, ऑल राइट, ये लास्ट स्टोरी है, इसके बाद दोनों सो जाना। हमें कल सुबह अम्यूजमेंट पार्क जाना है, तुम दोनों में से कोई भी लेट नहीं उठेगा। प्रिया की बात सुनकर कुहू ने उसे प्रॉमिस करते हुए कहा, ओके मम्मा। सोनाक्षी आंटी, आप क्यों रुक गई? कुहू सोनाक्षी के रुकने पर उससे पूछने लगी। सोनाक्षी ने जल्दी से अपनी बंद आंखें खोली और कहा, ओह, कहाँ? मैं कहाँ रुकी? सोनाक्षी झूठ कह रही थी, लेकिन कुहू ने सोनाक्षी को हरा दिया था। सोनाक्षी ने नींद भरी आंखों से कहा, इन छोटे बच्चों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? वो दोनों अपनी स्टोरी बुक्स खत्म किए जा रही थी तो वहीं दूसरी ओर क्रिया बेड पर आराम से लेटकर अपने फोन को चेक करने लगी। सभी नोटिफिकेशन में डेनियल का मैसेज देखकर उसे बहुत सरप्राइज महसूस हुआ। कार्तिक ने डेनियल बनकर क्रिया को मैसेज कुछ यूं लिखा, मिस के जी, आपको इतनी रात गए मैसेज करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। मेरा दिल टूट गया है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है लेकिन उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है। डेनियल का मैसेज पढ़ने पर क्रिया उसकी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। डेनियल को एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया था जिसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है। वो बहुत फंसा हुआ और कंफ्यूज महसूस कर रहा था, लेकिन क्रिया उसके सवाल का क्या जवाब दे? उसे डायरेक्टली ये सलाह देना कि वो गिव अप कर दे उसके हालत को और भी बिगाड़ सकता था। क्रिया अच्छे से जानती थी कि किसी को प्यार करना क्या होता है। भले ही आप कितना भी मन क्यों ना बना लो, उसे भुला पाना इतना आसान नहीं होता। पल पल आपको वही यादें सताती हैं, आपको अंदर से खोखला बना कर रख देती हैं। आपको किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रहता और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। क्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखने लगी, क्या वो ये जानती है कि तुम उससे प्यार करते हो? क्या तुमने कभी अपने दिल की बात उस लड़की को बताई? क्रिया का मैसेज देख डेनियल ने कहा, मैं उसे अपने दिल की बात बताने से डरता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में कुछ जानती है। क्रिया ने फिर से मैसेज करते हुए कहा, वो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानती है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम गिव अप कर दो? क्रिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी से एक और सवाल पूछ लिया। कार्तिक ऑलरेडी अपने दिल में सवालों के जवाब जानता था, लेकिन उस वक्त उसे किसी से बात करने का बहुत मन कर रहा था। उसे किसी से बात करने की बहुत ज़रूरत थी। क्रिया डेनियल के जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और गहरी लंबी सांस लेने लगी। वो ये बात मानती थी कि हर अपाहिज इंसान किसी ज़मीन पर बैठे हुए एंजल की तरह होता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल इंसान होते हैं जिन्हें पूरा हक है कि वो प्यार करें और बदले में प्यार पाएं। वो अपाहिज है, सिर्फ इस बात को दिल में रखकर किसी को उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। डेनियल से बात करते वक्त क्रिया के मन में बार बार कार्तिक का ख्याल आ रहा था। वो उसकी चार्मिंग आंखें, उसकी स्माइल, उसके डिम्पल के बारे में सोचने लगी।
वो जब भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचती थी उसे अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस होती थी, जैसे कि खुले आसमान में पतंगे उड़ रही हो। अचानक ही क्रिया ने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, मैं अचानक से कार्तिक के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे हमेशा कार्तिक की परवाह क्यों होती है? जब भी वो मेरी आंखों के सामने नहीं होते हैं मुझे हमेशा डर क्यों लगा रहता है कि कहीं वो अकेला ना महसूस कर रहे हो? क्या कार्तिक भी ऐसे ही फील करते होंगे? जब मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ तो क्या वो मुझे मिस करते होंगे? क्रिया और कार्तिक के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। कार्तिक अपने विला में बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। दूर दूर तक उसकी आंखों में कोई नींद नहीं थी। क्रिया को किसी और के साथ इमेजिन करने की फीलिंग कार्तिक के लिए जहर का काम कर रही थी। वो अच्छे से जानता था कि ये फीलिंग उसे बीमार बना रही है, लेकिन फिर भी वो उस जहर को पीने के लिए रेडी था। क्रिया कार्तिक के बारे में सोच ही रही थी, वहीं दूसरी ओर कार्तिक क्रिया के बारे में सोच रहा था। फर्क बस यही था कि एक के ख्याल में प्यार था तो दूसरे के ख्याल में कड़वाहट। कार्तिक ने मन ही मन कहा, मिस केजी कह रही है कि मैं अपने प्यार से गिव अप कर दूं। आखिर मुझे करना क्या चाहिए? मैंने 5 साल से भी ज्यादा वक्त का इंतजार किया है। ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। मैं जानता हूं कि मुझे क्रिया से इतना ऑब्सेस नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी उसके बिना कोई मायने नहीं रखती है। इट हर्ट्स सो मच। मैं क्या करूं? इतना कहते कहते कार्तिक को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद में भी उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ तीनों लड़कियां जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठ भी गई। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद क्रिया और सोनाक्षी कुहू को लेकर बाहर आ गई। कुणाल अपने दोस्त की कार में ऑलरेडी नीचे उन लोगों का इंतजार कर रहा था। वो लोग कार में बैठे और मुंबई के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क की ओर जाने लगे। संडे होने की वजह से अम्यूजमेंट पार्क में बहुत भीड़ थी। क्रिया ने कुहू को एक टोपी और मास्क पहना दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर वो बहुत फेमस थी। उन चारों ने अलग अलग राइड्स पर जाकर मजे किए। कुहू ने सोनाक्षी से कहा कि वो उसके साथ डम्बो राइड पर चले। वहीं दूसरी ओर क्रिया बेंच पर बैठे उन लोगों का इंतजार कर रही थी। कुणाल उन लोगों के लिए 2 पॉपकॉर्न के पैकेट खरीदने गया था, एक कुहू के लिए और दूसरा सोनाक्षी और क्रिया के लिए। उसने क्रिया के हाथ में पैकेट दिया और उसके बाजू में बैठ गया। वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगे। किशोर परिहार उर्फ मोहन प्यारे और उनकी वाइफ भी अपने 7 साल के बेटे अमन को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्रिया को इस तरह वहां मिलेगा, क्रिया को यूं किसी और लड़के से बातें करते हुए देखेगा। उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा। ये बात उसके दिल में घर कर गई। किशोर किसी मीडिया पेपराजी ग्रुप का मेंबर लग रहा था, जिसने अभी अभी एक बहुत ही जूसी गॉसिप का खुलासा कर लिया हो। उसने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और क्रिया और कुणाल की फोटो खींचने लगा, जो मुस्कुराकर एक दूसरे से बात किए जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। जिस एंगल से मोहन प्यारे ने उन दोनों का फोटो लिया था, उस एंगल से सिर्फ उस लड़के की पीठ दिखाई दे रही थी। उसमें सिर्फ क्रिया का चेहरा नजर आ रहा था। फोटो लेने के बाद तुरंत मोहन प्यारे ने तुरंत कार्तिक को कॉल किया और उसे बताते हुए बोला, हे ब्रो, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अम्यूजमेंट पार्क में देखा है। मोहन प्यारे की बात सुनकर कार्तिक ने भी काफी शांत तरीके से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा। कार्तिक को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वहीं मोहन प्यारे कार्तिक के रिएक्शन को समझ नहीं पा रहा था। वो उसे पूरी बात बताते हुए बोला, वो किसी और लड़के के साथ यहाँ आई हुई है और मैं बता रहा हूँ, उन दोनों को देखकर लगता है कि वो एक कपल है। क्या तुमने इसके पहले भी कभी उसका बैकग्राउंड चेक करवाया था जब तुम लोग साथ थे? क्या तब उसने कभी तुम पर चीट किया था? मोहन प्यारे अपने दोस्त कार्तिक के लिए काफी परेशान था। उसे इस बात का डर था कि कहीं कार्तिक को धोखा ना मिल जाए। मोहन को तो शुरू से अजीब लग रहा था। कार्तिक की करंट की हालत के बारे में पता होते हुए भी क्रिया जैसी खूबसूरत लड़की उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। क्या वो सच में ट्रू लव था? ऐसा नहीं था कि वो कुछ नॉनसेंस बातें कार्तिक के दिमाग में डालना चाहता था, लेकिन अच्छे से सोचा जाए तो आजकल कितनी लड़कियां भरोसेमंद होती हैं। कार्तिक एक अपाहिज था और अगर कोई भी लड़की उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी तो बस उसके स्टेटस और पैसों के लिए ही उससे प्यार का नाटक कर रही होगी। मोहन प्यारे अपनी बात कंटिन्यू करने लगा, लेकिन कार्तिक का रिएक्शन अभी भी वैसे का वैसा ही था। उसने एक शब्द में अपनी बात खत्म करते हुए कहा, व्हाटएवर, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। कार्तिक का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर मोहन प्यारे ने हैरान होते हुए कहा, हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है और तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? क्या पता अगर वो सच में तुम पर चीट कर रही हो तो क्या मैं उसे जाकर अच्छी तरह सबक सिखा दूं? मोहन प्यारे इस वक्त कार्तिक की माँ की तरह बर्ताव कर रहा था। उसे इस बात का बहुत डर था कि उसका दोस्त ये धोखा सहन नहीं कर पाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और वो अपनी सारी उम्मीदें खो बैठेगा। वो अपनी जिंदगी से भी गिव अप कर देगा और सन्यासियों की तरह पहाड़ों में तपस्या करने चला जाएगा। जब मोहन प्यारे ने कहा कि वो लड़के को जाकर अच्छी तरह सबक सिखाएगा तो कार्तिक ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। आई ना मेरी बात समझ में तुम्हें? डैम इट। इस वक्त कार्तिक की बातों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और उदासी सब साफ नजर आ रहे थे। मोहन प्यारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक को क्या कहे। ऑब्वियसली ये एक बहुत सीरियस बात थी, लेकिन फिर भी उसका बॉस और उसका दोस्त इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, न कुछ करना चाहता था। मोहन प्यारे ने खुद से सवाल करते हुए कहा, क्या कार्तिक सच में क्रिया को खुद पर चीट करने का मौका दे रहा था? भले ही मोहन प्यारे को कार्तिक की बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कार्तिक की बात मान ली और क्रिया को अकेला छोड़ दिया। मोहन प्यारे का बेटा अमन अम्यूजमेंट पार्क की दूसरी राइड्स पर जाना चाहता था और वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। मोहन के पास उस हालत पर गिव अप करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था और वो अपने बेटे के साथ चला गया।
क्रिया को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा सोनाक्षी और कुहू के उस डम्बो राइड से लौटने का। उसने अपनी बेटी के हाथों में पॉपकॉर्न का पैकेट थमा दिया और वो लोग अम्यूजमेंट पार्क की दूसरी राइड्स को देखने के लिए चले गए। दोपहर में लंच के लिए उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क के KFC रेस्टोरेंट में चिकन बर्गर और चिकन नगेट्स खाए और लंच खत्म करने के बाद वो लोग वापस अम्यूजमेंट पार्क में मजे करने के लिए चले गए। वो लोग अभी पायरेट्स ट्रेजर हंट राइड पर जाने ही वाले थे कि क्रिया का फोन बज उठा। उसे इस वक्त फिल्म के क्रू टीम का फोन आ रहा था। वो लोग आज फिल्म के एक्स्ट्रा सीन शूट करने वाले थे। क्रिया के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी को छोड़कर फिल्म के सेट पर पहुंचना ही था। कुहू अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ को काम करना होगा। एनीवेज उसके साथ उसकी सोनाक्षी आंटी तो थी, इसीलिए अपनी मम्मा को रोकने के बजाय वो अपनी मम्मा को प्रॉमिस करते हुए कहने लगी, आप चिंता मत करो मम्मा, मैं सोनाक्षी मम्मा के साथ पूरे मजे करूंगी यहाँ और मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आप अपने काम पर चले जाओ। वो छोटी सी बच्ची कुहू अपनी आदत से मजबूर होकर बार बार सोनाक्षी को सोनाक्षी मम्मा पुकारने लग गई थी। कुहू के मुंह से सोनाक्षी मम्मा सुनकर सोनाक्षी का दिल प्यार से भर गया था। कुहू ने खुद से कहा, अच्छा ठीक है, मेरा शूट खत्म होने पर मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैं तुम्हें सोनाक्षी और कुणाल के सहारे छोड़कर जा रही हूँ, उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। सोनाक्षी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम चिंता मत करो क्रिया, कुहू को मेरे भरोसे छोड़ दो, अब तुम जल्दी जाओ अपने काम के लिए। सोनाक्षी ने पलटकर कुणाल से कहा, कुणाल क्या तुम क्रिया को उसकी फिल्म सेट तक छोड़कर आ सकते हो? कुणाल अपनी सोना की बात कैसे टाल सकता था। उसने तुरंत हुक्म मानते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं क्रिया को छोड़कर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। सोनाक्षी की बात तो कुणाल किसी शाही फरमान की तरह मानता था, उसका हर हुक्म सर आंखों पर। सोनाक्षी की बात सुनकर कुणाल ने सोनाक्षी और कुहू को बाय कहा और फिर क्रिया के साथ वहां से निकल गया। क्रिया और कुणाल दोनों ही इस बात से अनजान थे कि मोहन प्यारे की नजर अभी भी उन पर टिकी हुई है। क्या सच में सोनाक्षी कुहू को संभाल लेगी या कोई नया बवाल यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा है? होकर ट्रेजर हंट राइड का इंतजार करने लगी। उसकी राइड आई और इत्तेफाक से कुहू मोहन प्यारे के बेटे अमन के पास बैठ गई उस राइड में। वो दोनों बच्चे उस राइड के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये उस अम्यूजमेंट पार्क की सबसे फेमस और सबसे बड़ी राइड थी। जैसे ही उनकी राइड शुरू होने वाली थी, कुहू को लगने लगा कि उसका मास्क काफी ढीला हो रहा है। कहीं राइड शुरू हो जाने के बाद उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए, इसलिए उसने सोनाक्षी से पूछा, सोनाक्षी मम्मा क्या मैं मास्क निकाल सकती हूँ? सोनाक्षी ने कुहू का मास्क उतारते हुए कहा, हाँ बेटा ऑफकोर्स निकाल सकती हो। उस राइड में काफी अंधेरा था, इसीलिए सोनाक्षी को इस बात का कोई डर नहीं था कि कुहू को कोई पहचान लेगा। कुहू ने अपने ऊपर चमक रही रेनबो लाइट की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसे ध्यान आया कि उसकी टोपी कहीं गिर गई थी। वो इधर उधर अपनी टोपी ढूंढने लगी। उसे डर था कि बिना उसकी टोपी के कहीं लोग उसे पहचान ना ले। कुहू अपने सिर को हाथ लगाते हुए बोली, मेरी टोपी कहाँ गई? कुहू की टोपी अमन के साइड पर जाकर गिर गई थी। अमन ने वो टोपी उठाई और कुहू को देते हुए कहा, ये रही तुम्हारी टोपी। कुहू ने पलटकर देखा तो उसे ध्यान आया कि उसे थोड़े से बड़े लड़के ने उसकी टोपी उठाने में मदद की थी। कुहू ने थैंक यू बोलते हुए अपनी टोपी उस लड़के से ले ली। जैसे ही उस लड़के अमन ने कुहू की तरफ देखा तो हैरानी से बोला, यू आर वेल। इससे पहले कि अमन अपनी बात खत्म कर पाता पहचान लिया उसने कि वो लड़की कौन है। अमन ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, हे ये तो चेरी बेबी लग रही है। हाँ चेरी बेबी ही है। मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के डिंपल्स, ये डेफिनेटली वही है। ओह गॉड, आज का दिन मेरा सबसे लकी दिन है। मुझे आज फाइनली चेरी बेबी से मिलने का मौका मिल गया। मैं हर हफ्ते इसकी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, ये वही है। कुहू पायरेट ट्रेजर हंट राइड के शुरू होने का खुशी से इंतजार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ अमन बार बार कुहू को देखे ही जा रहा था। उसकी नजर कुहू से हट ही नहीं रही थी। राइड अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि उसे उसका खजाना मिल गया था। वो राइड सुरंग से होते हुए गुजरने लगी। जैसे जैसे वो लोग डरावने सीन के पास से गुजर रहे थे वैसे वैसे कुहू मदद मांगते हुए जोर से एक हाथ से सोनाक्षी का हाथ पकड़े हुए दूसरे हाथ में अमन की टी शर्ट की स्लीव्स पकड़े हुए चिल्ला रही थी। अमन ने जब देखा कि चेरी बेबी डर रही है और उसने अमन की टी शर्ट को पकड़ा हुआ है तो अमन ने एक प्रिंस की तरह कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अमन की बात सुनकर कुहू ने अपने प्यारे प्यारे डिंपल वाले गालों से मुस्कुराते हुए अमन से कहा, थैंक यू। अमन तो जैसे उसकी एक ही स्माइल पर पूरी तरफ फिदा हो गया था। वही कुहू को कल रात सोनाक्षी की सुनाई हुई राजकुमारी वाली कहानी याद आने लगी, जिसमें एक राजकुमार हमेशा अपनी राजकुमारी को प्रोटेक्ट करता है। वो हर मुश्किल से अपनी राजकुमारी को बचा ही लेता है। उसके बाजू में बैठा हुआ ये लड़का बिल्कुल उस कहानी वाले राजकुमार की तरह ही था, जो अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए हमेशा तैयार था। अचानक ही कुहू ने अमन से पूछा, क्या तुम राजकुमार हो? अमन ने कुहू की तरफ 2 सेकंड तक देखा और फिर शर्माते हुए बोला, अभी तक तो नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए राजकुमार बन सकता हूँ। कुहू को ऐसा लग रहा था कि राजकुमार सिर्फ राजकुमारियों को ही बचाते हैं। वो अमन से कहने लगी, लेकिन मैं तो राजकुमारी नहीं हूँ। कुहू की बात सुनकर अमन ने अपने दिमाग पर उंगली फेरते हुए कुछ सोचते हुए कहा, तुम चाहो तो तुम भी एक राजकुमारी बन सकती हो। अमन को कुहू की लाइव स्ट्रीम वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता था। उसे हमेशा से कुहू उसकी क्यूट प्रिंसेस की तरह लगती थी। अमन की बात सुनकर कुहू ने विश्वास ना करते हुए कहा, क्या सच में? अमन ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ ऑफ कोर्स, तुम एक बहुत अच्छे और बहादुर राजकुमार हो, मैं तुम्हें राजकुमार का मेडल दूंगी। इतना कहकर कुहू ने अपने बैग से गोल्ड ब्रूच निकाला और मुस्कुराकर अमन को दे दिया। कुहू को लग रहा था कि उसके बाजू में बैठा ये लड़का बहुत अच्छा है। राइड के खत्म हो जाने के बाद सोनाक्षी ने कुहू का मास्क लगाने में उसकी मदद की और फिर वो वहां से चले गए। सोनाक्षी और कुहू के चले जाने के बाद कुछ देर बाद भी अमन उनके जाने के रास्ते की ओर देख ही रहा था। उसे इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो चेरी बेबी से मिला था।
उतने में ही मोहन प्यारे अपने हाथ में सोडा लेकर वापस लौटे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक ही तरफ बहुत देर से देख रहा है। मोहन प्यारे ने अमन की तरफ हैरानी से देखकर पूछा, अमन बेटा तुम एक ही डायरेक्शन में कब से क्या देख रहे हो? अमन ने खोए हुए ही जवाब दिया, अपनी प्रिंसेस को देख रहा हूँ। जिस तरफ अमन देख रहा था मोहन प्यारे ने भी उसी तरफ देखा, लेकिन उसे भीड़ में खड़े लोगों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन प्यारे ने अमन से कहा, कहाँ है प्रिंसेस? अरे छोड़ो अब चलो यहाँ से। अमन ने पलटकर अपने डैड की तरफ देखा और वो इस वक्त काफी खुश नजर आ रहा था। अमन ने एक्साइटमेंट में अपने डैड से कहा, डैड क्या आप जानते हैं राइड में मैं किसके बाजू में बैठा था? अमन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, डैड आप गेस कीजिए पायरेट राइड में मेरे बाजू में कौन बैठा था? मोहन प्यारे ने कुछ देर सोचा और जब समझ नहीं आया तो उसने अमन से कहा, मैं गेस कर नहीं पा रहा हूँ। अमन ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहा, वो चेरी बेबी थी, मैं चेरी बेबी के पास बैठा हुआ था। मोहन प्यारे को जब समझ में आया तो उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, कौन? क्या कहा तुमने? चेरी बेबी? जब मोहन प्यारे को फाइनली समझ में आया कि अमन किसकी बात कर रहा था तो वो चिल्लाते हुए कहने लगा, ओह माय गॉड क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे चेरी बेबी को देखने का भी मौका नहीं मिला। अमन ये तुमने ठीक नहीं किया, काश तुमने मुझे सही समय पर बुलाकर उसे देखने दिया होता। मोहन प्यारे ने गहरी लंबी सांस ली और निराश होकर बच्चों की तरह अपने पैर पटक कर उदास होने लगा कि उसे चेरी बेबी को देखने का मौका नहीं मिला। अमन ने जब अपने डैड को उदास होते हुए और चिढ़ते हुए देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। अमन किसी भी हाल में अपने डैड को चेरी बेबी से मिलने नहीं दे सकता था। चेरी बेबी सिर्फ मेरी राजकुमारी है, सिर्फ मेरी प्रिंसेस है, अमन ने मन ही मन में कहा। आई जस्ट होप कि मुझे चेरी बेबी से फिर मिलने का मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ रेड स्लीव ब्यूटी के सेट पर गोरेगांव फिल्म सिटी और टेलीविजन स्टूडियोज के अंदर साक्षी और सितारा के बीच दोपहर के सीन की शूटिंग शुरू होने वाली थी। रानी पल्लवी की करीबी दासी होने के नाते नारायणी यानी क्रिया को शूट के दौरान साक्षी के साथ रहना बहुत जरूरी था। जब तक साक्षी के सीन की शूटिंग चल रही थी तब तक क्रिया का सेट पर होना कंपलसरी था। अब जो कि साक्षी को क्रिया से जुड़े हुए सारे राज के बारे में पता चल गया था तो उसने उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। यहाँ तक कि साक्षी के सीन की शूटिंग के लिए बहुत समय बाकी था और वो खाली बैठी हुई थी तब भी उसने क्रिया को अकेला छोड़ दिया और उसे बिल्कुल तंग नहीं किया। हालांकि ये बात अलग है कि उसने क्रिया के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसे क्रिया से नफरत नहीं थी, उल्टा वो तो क्रिया से और भी नफरत करने लग गई थी। साक्षी को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका फैमिली बिजनेस इस 2 टके की लड़की पर क्यों टिका हुआ था। क्या साक्षी सच में क्रिया से अच्छी नहीं थी? साक्षी फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी स्टार थी और क्रिया का तो नाम अभी तक किसी ने सुना भी नहीं था, उसे कोई नहीं जानता था। क्रिया उसके बाजू में सिर्फ एक प्रॉप का काम कर रही थी। जब साक्षी अपने मेकअप आर्टिस्ट से अपने मेकअप का टचअप करवा रही थी तभी पीछे से उसका असिस्टेंट राहुल कुछ लोगों के साथ आ गया। उन लोगों के हाथों में कई सारे बॉक्स नजर आ रहे थे। साक्षी के असिस्टेंट ने उन लोगों को वो बॉक्सेस नीचे रखने के लिए कहा और फिर साक्षी को रिपोर्ट करते हुए बोला, साक्षी मैम ऋषभ सर ने अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स को भेजा है, उन्होंने क्रू मेंबर्स के लिए चाय नाश्ता भिजवाया है, उन्होंने ये कहा कि क्रू के लोगों के लिए है। साक्षी ने एक नज़र उन बॉक्सेस की तरफ देखा और फिर अपने असिस्टेंट से बोली, जाओ इन्हें क्रू मेंबर्स में बंटवा दो। ओके। साक्षी के असिस्टेंट ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए कहा। साक्षी के असिस्टेंट ने स्टाफ मेंबर के साथ ये बॉक्सेस बांटना शुरू किया। क्रू में मौजूद सारे लोगों को चाय नाश्ता मिला लेकिन सिर्फ क्रिया ही ऐसी थी जिसे कुछ नहीं मिला। साक्षी के असिस्टेंट ने खाली बॉक्स को दिखाते हुए क्रिया से कहा, ओह मुझे माफ कर देना मधुबाला, सबको उनका खाना मिल गया लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। क्रिया जानती थी कि साक्षी ने यह जानबूझकर किया है, इसीलिए उसने पूरे एटीट्यूड के साथ राहुल को चिड़ी हुई नजरों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये खाना नहीं चाहिए था। साक्षी क्रिया और बाकी क्रू मेंबर्स में भेदभाव करना चाहती थी। जिन जिन लोगों ने साक्षी का चाय नाश्ता लिया था वो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। ये लोग वैसे भी किसी के नहीं हो सकते थे। हमेशा दोगले बनने वाले ये लोग उसी के साइड पर रहेंगे जिनसे उन्हें फायदा मिलेगा। ये ना तो इधर के होते हैं ना उधर के। ये लोग अच्छे से जानते थे कि पिछले हफ्ते के अनस्क्रिप्टेड थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद से साक्षी और क्रिया में अनबन जारी थी। साक्षी बहुत फेमस थी इसीलिए उन्होंने अपनी आदत के मारे साक्षी का ही साइड लिया और क्रिया को अकेला छोड़ दिया। मीना जो कि फिल्म में दूसरी दासी का रोल निभा रही थी उसने तारीफ करते हुए कहा, साक्षी मैडम के बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट ऋषभ सबके बारे में कितना सोचते हैं, उन्होंने सेट पर सबके लिए चाय नाश्ता भिजवाया है। दूसरी पायल नाम की लड़की भी मीना की बात का जवाब देते हुए कहने लगी, हाँ यार साक्षी मैम सिर्फ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बहुत खूबसूरत भी है और कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है उनका, और खुद वो कितनी अच्छी है, अब तो मुझे भी उनसे जलन होने लगी है। मीना फिर से कहने लगी, अगर मेरा प्रेसिडेंट ऋषभ जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं फिर कभी ऐसे थका देने वाले एक्टिंग प्रोफेशन में काम नहीं करती। लेकिन साक्षी मैम सच में बहुत अलग है। अपने बॉयफ्रेंड के स्टेटस का फायदा उठाकर उस पर ऐश करने के बजाय वो सच में अपना खुद का करियर बनाना चाहती है। वो उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो अपने कॉन्टैक्ट का फायदा उठाकर किसी भी फिल्म में अपना रोल पा लेते हैं। पायल ने भी मीना का साथ देते हुए और क्रिया को सुनाते हुए कहा, वेल जो अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके फिल्म में रोल पाते हैं वो बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि वो सुंदर हैं, उनके पास लुक्स हैं। हम तो खूबसूरत भी नहीं है, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे फिर भी वो लोग हमारी ओर नहीं देखेंगे। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी मीना ने कहा, लेकिन मधुबाला तो बहुत खूबसूरत है, वो किसी एक्टिंग स्कूल से भी नहीं है और ना ही उसने ऑडिशन दिया था इस रोल के लिए, फिर भी उसे इस फिल्म में रोल मिल गया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। पायल ने भी मजाक बनाकर हंसते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, आजकल किसी के पास भले ही टैलेंट हो या ना हो, अगर एक अमीर बॉस हो तो इस इंडस्ट्री में सब कुछ जायज है, सब कुछ हो भी सकता है।
क्रिया वहां खड़े खड़े अपने टॉपिक पर उन लोगों के मुंह से गॉसिप सुने जा रही थी। फिर भी उसने उन लोगों को इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। वो अब दूसरे लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकती थी और ना ही उन्हें कंट्रोल कर सकती थी। उल्टा अगर वो जाकर अपने लिए सफाई देती तो वो ही दोषी ठहराई जाती। प्लस उसे किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी। मीना ने जब देखा कि क्रिया अभी भी रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसने डायरेक्ट क्रिया से पूछा, हे मधुबाला, क्या ये सच है कि तुम मिस्टर मित्तल को जानती हो? क्रिया ने मीना की ओर कुछ देर देखा और फिर उसकी बात का फ्लैट टोन में जवाब देते हुए बोली, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। तो फिर उस दिन उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की थी? मीना को क्रिया की बात सच नहीं लगी थी। वो इस बात का पता लगाने के लिए फिर से उससे सवाल कर बैठी। वहां मौजूद सारे लोगों को यह पता था कि कार्तिक उस दिन क्रिया की मदद करने की कोशिश कर रहा था। क्रिया ने इस बार मीना का सवाल सुनकर अपनी स्क्रिप्ट को नीचे रखा और उसकी ओर देखते हुए कहने लगी, अगर तुम मिस्टर मित्तल को जानती हो तो क्या तुम एक मामूली सी नौकरानी का रोल करती इस फिल्म में? क्रिया का सवाल सुनकर मीना ने फ्लो में जवाब देते हुए कहा, वेल, अगर तुम मेरी बात कर रही हो तो मैं डायरेक्टली फिल्म की मेन एक्ट्रेस का रोल मांग लेती उनसे। मीना का जवाब सुनकर क्रिया के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारा जवाब है मीना। इतना कहकर क्रिया ने अपनी स्क्रिप्ट को वापस पढ़ना शुरू कर दिया। दूर बैठी साक्षी ये सारी बात सुन रही थी और अब उसकी नफरत क्रिया को लेकर और बढ़ गई थी। कैसे दूर होगी क्रिया और कार्तिक की गलत फहमी? आगे की कहानी जानने के लिए मुस्कुराते हुए बोली, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है मीना। क्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो कार्तिक मित्तल को जानती तो वो फिल्म में मेन एक्ट्रेस का रोल कर रही होती, ना कि कोई मामूली सी नौकरानी का। मीना को समझ आ गया था कि क्रिया से आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपनी बात आगे भी नहीं बढ़ाई। साक्षी अपना मेकअप खत्म करके बाहर आई ही थी कि उसने मीना को कार्तिक के बारे में बात करते हुए सुना। उसकी बातों को सुनकर साक्षी के दिल में और भी गुस्सा और नफरत जाग गई। आखिर कार्तिक को उस 2 कौड़ी की क्रिया में दिखा क्या था? आखिर उसे क्रिया से प्यार कैसे हो सकता है? वो तो कितने सालों से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और सबसे ज्यादा चिढ़ दिलाने वाली बात तो यह है कि कार्तिक उसे बचाने के लिए इस हद तक गया और साक्षी को सबके सामने इतना शर्मिंदा भी किया। साक्षी को गुस्सा आ रहा था कि उसने मन ही मन खुद से कहा, इस क्रिया की वजह से वो कार्तिक मेरे डैड और ऋषभ से भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा है। वो तो इनकी इज्जत भी नहीं करता है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। साक्षी मन ही मन कार्तिक को कोसे जा रही थी। वो मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि काश कार्तिक जिंदगी भर अपाहिज ही रहे, जिस वजह से क्रिया और उसका प्यार कभी भी कामयाब ना हो पाए। बहुत से सीन की शूटिंग जो दिन में हुई उसमें क्रिया का कुछ ज्यादा काम नहीं था। उसे बस साक्षी के बगल में खड़े रहना था और सब कुछ आराम से निपट गया। शूटिंग खत्म होते होते रात हो गई थी। क्रिया ने सोनाक्षी को कॉल करके पूछा, सोना, तुमने कुहू को नाना जी के घर भेज दिया था ना? सोनाक्षी ने हाँ में जवाब दिया और सोनाक्षी से बात करने के बाद क्रिया खुद को कार्तिक को कॉल करने से रोक नहीं पाई। वो ये जानना चाहती थी कि मित्तल मेंशन में सब कुछ ठीक तो था ना, या यूं कहिए कि कार्तिक तो ठीक था ना। वो उससे ये पूछना चाहती थी कि मालाबार हिल्स कब लौट रहा था वो। क्रिया को कोई आइडिया नहीं था कि कार्तिक तो कल रात को ही अपने विला पर आ गया था। जैसे ही क्रिया ने कॉल किया तो कार्तिक ने खांसते हुए क्रिया का कॉल पिक किया। कार्तिक को खांसता हुआ देखकर क्रिया ने परेशान होते हुए कहा, कार्तिक तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी। क्रिया को लग रहा था कि कार्तिक बीमार है। वो उसकी चिंता करते हुए उससे कहने लगी, क्या तुम्हें बुखार है कार्तिक? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम अभी भी मित्तल मेंशन में हो? तुमने डॉक्टर को दिखाया? क्रिया एक सांस में लगातार सवाल पूछे जा रही थी। कार्तिक ने अपनी खांसी को रोकते हुए कहा, मैं अपने विला में हूँ। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने परेशान होते हुए कहा, तुम रुको, मैं अभी मालाबार हिल्स आ रही हूँ। क्रिया ने जल्दी ही टैक्सी ली और मालाबार हिल्स की ओर निकल गई। उसने घर जाते समय कार्तिक के लिए खांसी की दवाइयां भी खरीद ली थी। उसे कार्तिक की बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हर पल उसकी जान ले रहा हो। क्रिया मालाबार हिल्स पहुंची। कार्तिक के विला में एक भी लाइट ऑन नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। क्रिया ने अपनी चाबियों से कार्तिक के विला का दरवाजा खोला और अंदर जाकर लाइट ऑन की। उसने जल्दी से अपने जूते बाहर निकाले और दौड़ते हुए कार्तिक के कमरे की ओर चली गई। उसने जल्दी से कार्तिक के कमरे की लाइट ऑन की और उसने देखा कि बेड पर कार्तिक बेहोश पड़ा हुआ है और उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। क्रिया ने बार बार कार्तिक का नाम पुकारा पर कार्तिक को कोई होश नहीं था। कार्तिक काफी तेज बुखार से तड़प रहा था। अपनी बेहोशी में वो क्रिया की आवाज भी अच्छे से सुन नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो बस क्रिया को इमेजिन कर रहा है और वो कहने लगा, क्रिया तुम प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। कार्तिक की बातों में साफ दर्द समझ आ रहा था। क्रिया ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और परेशान होते हुए बोली, मैं यही हूँ कार्तिक, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कार्तिक का हाथ क्रिया के हाथ से काफी बड़ा था। उसका हाथ काफी सूखा हुआ और गर्म भी लग रहा था। क्रिया ने खुद में ही बड़बड़ाया, कार्तिक का बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, कहीं इन्हें तेज बुखार तो नहीं है? कार्तिक कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर वापस बेहोश हो गया। क्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा था। क्रिया ने कार्तिक के माथे को हाथ लगाकर देखा। उसे सच में बहुत तेज बुखार था। क्रिया खुद से ही बोली, कल तो कार्तिक बिल्कुल ठीक थे, तो आज अचानक इतने बीमार कैसे हो गए? क्रिया ने अपने बचपन से अपने नाना जी से आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो सीखा था, उसने शांत रहकर कार्तिक की ओर देखा और फिर अपने हाथों से उसकी पल्स चेक करने लगी। उसके पास बैठकर उसने ठंडे पानी की पट्टियों से कार्तिक का बुखार कम किया। क्रिया ने कार्तिक के लिए एक अदरक का सूप भी बनाया था। कार्तिक भी तब तक होश में आ गया था। क्रिया ने कार्तिक की बैठने में मदद की, फिर उसे अपने हाथ से सूप पिलाने लगी। सूप पिला देने के बाद क्रिया ने कार्तिक के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया। जल्दी ही कार्तिक को बहुत पसीना आने लगा और धीरे धीरे उसका बुखार भी कम होने लगा और फाइनली उसे होश भी आने लगा। कार्तिक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि क्रिया उसके सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने छाए अंधेरे में अब धीरे धीरे रोशनी लौट रही थी। क्रिया को देखकर कार्तिक ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, क्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कार्तिक की आवाज़ में इतना बदलाव आने के बाद भी वो काफ़ी चार्मिंग और अट्रैक्टिव सुनाई दे रही थी। क्रिया कार्तिक के चेहरे और उसकी बॉडी से उसका पसीना पोंछने में मदद करने लगी और फिर क्रिया ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो तुम मर जाते, शायद किसी को पता भी नहीं चलता। क्रिया को गुस्सा करते हुए कार्तिक को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने अपनी पतली सी आवाज़ में कहा, थैंक यू। कार्तिक को यह जानकर बड़ी खुशी हुई थी कि क्रिया इतने समय से उसका ख्याल रख रही थी। कार्तिक की बात पर क्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक, मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। क्रिया अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कार्तिक से कहने लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तो तुम मित्तल मेंशन में बिल्कुल ठीक थे और फिर आज अचानक इतने बीमार कैसे हो गए, और तुमने किसी को कॉल क्यों नहीं किया? अब क्रिया को आखिर कैसे पता होगा कि कार्तिक रातों रात क्रिया की वजह से ही इतना बीमार हो गया था। पिछली रात से वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था और ना ही उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। वो सोया भी नहीं था, बस यूं ही दर्द में तड़प रहा था। क्रिया को यूं किसी और लड़के के साथ देखकर कार्तिक को कुछ नहीं सूझ रहा था। बेचैनी, दर्द और बिना किसी उम्मीद के वो सब तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मूड्स के साथ गुजर रहा था। आखिर वो बीमार कैसे नहीं पड़ता, कैसे उसकी तबीयत ठीक रहती? क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने खांसते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना सब सीरियस हो जाएगा, मुझे तो लगा था कि मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कार्तिक को लग रहा था कि वो सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बीमार पड़ जाएगा और उसे इतना तेज बुखार आ जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने गुस्सा करते हुए कहा, आपको सिर्फ तेज बुखार ही नहीं, इतनी खांसी भी है। अगली बार से खुद डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अगली बार आपको ठीक ना लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना। तुम्हें अंदाजा है जरा सा भी, जब तुम्हारी मौसी माँ और बहनों को पता चलेगा कि तुम इतने बीमार थे तो उन्हें कैसा फील होगा? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। असल में उसे कोई परवाह नहीं थी कि बाकी लोगों को कैसा लगेगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे। उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो क्रिया से पूछना चाहता था कि क्रिया, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? क्रिया गीले टॉवल से कार्तिक की बॉडी को पोंछ रही थी। वो बहुत ही नेचुरल तरीके से ये कर रही थी, जैसे कि वो कार्तिक की वाइफ हो। जब वो कार्तिक के पेट तक पहुंची तो कार्तिक ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिया ने हैरान होकर कार्तिक की ओर देखा और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। कार्तिक के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। उसने शर्माते हुए कहा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने उसे समझाते हुए कहा, क्या कह रहे हो कार्तिक, कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? अगर तुमने जल्दी ही खुद को पोंछा नहीं और साफ कपड़े नहीं पहने तो ये पसीना वापस तुम्हारी बॉडी में चले जाएगा और तुम्हारी कंडीशन और खराब हो जाएगी। क्रिया को समझ आ रहा था कि कार्तिक को शर्म आ रही है, लेकिन अब वो उसकी केयर टेकर थी। क्या उसकी बॉडी साफ करना उसके लिए नॉर्मल नहीं था? कार्तिक को अभी भी ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कार्तिक क्रिया को खुद के लिए ये सब काम करने कैसे दे सकता था? क्रिया को देखकर हमेशा कार्तिक के मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि क्रिया के करीब आने पर वो कहीं खुद का कंट्रोल ना खो दे। कार्तिक को शर्माते हुए देखकर क्रिया ने कहा, लेकिन क्या? कम ऑन कार्तिक, मैंने तुम्हारी बॉडी में सब कुछ तो देखा है, अब तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? क्रिया की बात सुनकर कार्तिक के गाल और भी लाल हो गए। कार्तिक के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने मन ही मन में सोचा, ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए क्रिया के लिए। ओह गॉड, ये लड़की कितनी जिद्दी है। कार्तिक का चेहरा लाल हो गया था और उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। कार्तिक को अभी भी शर्माते हुए देखकर क्रिया ने हंसते हुए कहा, अब कम ऑन, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। तुम जानते हो ना कि तुम्हें अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए। अचानक ही क्रिया को कुछ एहसास हुआ और उसने हैरान होते हुए कार्तिक से कहा, वेट अ मिनट, मुझे लगा कि तुम फिजिकली एक्टिव नहीं हो कार्तिक, पर तुम्हारा बॉडी रिएक्शन तो कुछ और ही कह रहा है। इंडस्ट्री में अफवाहें फैल रही थी कि कार्तिक अब फिजिकली इंपॉर्टेंट हो गया था, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था। तो फिर अब मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी आंखें तो बिल्कुल डेफिनेटली नॉर्मल है। क्रिया खुद में ही बड़बड़ा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक नॉर्मल है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका राज जान लिया हो और इस वक्त उसे काफी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो अभी इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहता था। उसने जल्दी से ब्लैंकेट तोड़ लिया और कहने लगा, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना। कार्तिक को ऑकवर्ड महसूस होते हुए देखकर क्रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे तो आपको बधाइयां देनी चाहिए मित्तल साहब, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई है, ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। क्रिया की बातें कार्तिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्रिया को क्या जवाब दे। कार्तिक को क्रिया से इस बात को डिस्कस करना काफी ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन क्रिया को इस बारे में बात करने में कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वो तो उल्टा कार्तिक की रिकवरी देखकर काफी खुश हो रही थी। क्रिया ने खुश होते हुए कहा, अगर तुम्हारी मासी माँ और बहनों को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश हो जाएंगे। अब तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जी सकते हो, तुम्हारी भी वाइफ होगी और बच्चे भी। दूसरे लोग अब तुम्हारा मजाक उड़ाना भी बंद कर देंगे। क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसे मना करते हुए कहा, प्लीज क्रिया नहीं, अगर मेरी मासी माँ को इस बारे में पता चल गया तो वो हर रोज आकर मुझे परेशान करने लग जाएगी। दीक्षा को पता लग गया अगर, तो वो मेरी जान खा जाएगी। ये लोग मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। कार्तिक ने मन ही मन कहा, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। इतना कहकर कार्तिक ने क्रिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्रिया क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखने में मेरी मदद करोगी? कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ओके, कार्तिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तब तक चुपचाप क्रिया को रूम से जाते हुए देखता रहा जब तक क्रिया कमरे के बाहर चली नहीं गई। क्रिया के साथ होने से कार्तिक की तबीयत आधी ठीक हो चुकी थी। कार्तिक को इस बात का पूरा विश्वास था कि क्रिया का साथ होना ही उसका सबसे अच्छा इलाज था। पूरी रात बहुत सोचने के बाद कार्तिक को फाइनली सब कुछ समझ आ गया था। कार्तिक ने डेडिकेशन के साथ कहा, मैं क्रिया से प्यार करता हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब यही सच है, कार्तिक क्रिया से प्यार करता था और वो उसे बहुत मिस करता था।
कार्तिक उसे हर रोज अपनी जिंदगी में देखना चाहता था, लेकिन वो क्रिया से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि क्रिया को भी उसके लिए यही सेम फीलिंग हो। भले ही वो लोग आगे जाकर एक कपल ना बने, लेकिन वो क्रिया के साथ बिताया हुआ हर एक मिनट अपनी पूरी जिंदगी के लिए संजोना चाहता था। यही सब सोचकर कार्तिक ने अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज कर दिया। किसे मैसेज किया होगा कार्तिक ने, और क्या क्रिया कार्तिक के इस प्यार को समझ पाएगी? सुनते रहिए। करने लगा। क्रिया कार्तिक के लिए किचन में कुछ खाने के लिए बना रही थी। उसे ये लग रहा था कि कार्तिक अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है, इसीलिए कार्तिक को कुछ सिंपल और हल्का खाना ही खाना चाहिए। वो खाना बना रही थी कि अचानक से क्रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया और उसने देखा कि डैनियल का मैसेज आया हुआ था। डैनियल और कार्तिक ने मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था, मिस केजी, मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ना ही वो लड़की। मैं डेफिनेटली उस पर गिव अप तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ रहे। उसे हर रोज देख पाना ही मेरे लिए बहुत है। डैनियल का मैसेज देखकर क्रिया ने मन ही मन सोचा, क्या डैनियल मेरे कल के किए गए सवाल का जवाब दे रहा है? क्रिया ने उसे उस लड़की के बारे में सोचने से मना करने की सलाह दी थी, लेकिन डैनियल बेवकूफ की तरह उसका इंतजार करना चाहता था। क्रिया ने गहरी लंबी सांस ली, और इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन डैनियल के लिए ऐसे प्यार का इंतजार करना बहुत दर्द देने वाला होगा। वो इस लड़की को लेकर काफी ज्यादा अटैच्ड और ऑब्सेस्ड था। क्रिया ने भगवान से प्रे करते हुए कहा, ओह, मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान डैनियल को हमेशा खुश रखेंगे, काश उसे कभी कोई दर्द ना हो। खाना बना लेने के बाद क्रिया कार्तिक के कमरे में गई। उसे अपने हाथों से उसने खाना खिलाया। कार्तिक की तबीयत अब काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, और उसका चेहरा भी अब पहले की तरह मुरझाया हुआ नहीं था। कार्तिक की बीमारी ने उसके चार्मिंग और अट्रैक्टिव चेहरे के ऊपर एक अलग सी चमक छोड़ दी थी, और अब वो और भी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। क्रिया अपने आप को कार्तिक को प्यार करने से रोक नहीं पा रही थी। कार्तिक का हैंडसम चेहरा देखकर वो अपने आप को उसकी ओर अट्रैक्ट होते हुए देख रही थी। उसकी ओर देखकर, उसके बारे में सोचकर क्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कार्तिक की फिजिकल रिकवरी के बारे में सोचकर ही उसे काफी हॉट महसूस हो रहा था। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, कार्तिक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। कार्तिक ने क्रिया को कुछ सोचते हुए और अपनी ओर घूरते हुए देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया और क्रिया से पूछने लगा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? कार्तिक की आवाज सुनकर क्रिया अपने होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, हो नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं जाकर इन प्लेट्स को साफ कर देती हूँ। क्रिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और प्लेट्स लेकर वहां से चली गई। कार्तिक का ख्याल रखने के लिए क्रिया उस रात अपने आउट हाउस नहीं गई और कार्तिक के विला में ही रुककर उसका ख्याल रखा। रात को लंबे समय तक क्रिया को सोने में परेशानी हो रही थी। वो करवट पर करवट लिए जा रही थी। आखिरकार देर रात उसे नींद आने लगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ क्रिया भी उठ गई। फ्रेश होने के बाद क्रिया कार्तिक के कमरे की ओर गई और नॉक करने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से कार्तिक के रूम के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जाकर देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। क्रिया ने खुद से ही कहा, इतनी सुबह सुबह कार्तिक कहाँ गए? क्रिया कार्तिक के कमरे से बाहर आई और विला में कार्तिक को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो अभी कार्तिक को कॉल करने ही वाली थी, उसे पीछे से गार्डन से कुछ आवाजें आने लगी। क्रिया उन आवाजों को सुनते हुए उस ओर गई। ग्लास के दरवाजे की दूसरी ओर एक बहुत सुंदर और फूलों से भरा हुआ गार्डन था। वो हैंडसम इंसान गार्डन में बैठा हुआ था। इतने प्यारे और सुंदर फूल उसके आसपास सूरज की किरणों में खिल रहे थे, लेकिन कोई भी कार्तिक की खूबसूरती को मैच नहीं कर पा रहा था। कार्तिक की तबीयत काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी और उसका मूड भी अच्छा लग रहा था। क्रिया बाहर गार्डन में आई और कार्तिक को आवाज लगाते हुए बोली, कार्तिक तुम क्या कर रहे हो? उसे इस बात की चिंता थी कि कार्तिक की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और कार्तिक अभी से इतना ज्यादा काम कर रहा था। कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पौधा एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए क्रिया की ओर देखने लगा। मैं इस पेड़ की मिट्टी को बदल रहा हूँ। क्रिया ने कार्तिक की बात सुनकर उससे पूछा, और आपको इस मिट्टी को बदलने की क्या जरूरत है? कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे कुछ फूलों के पौधे लगाने। ये जगह बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है। खुद के विला में रहने का यही फायदा था। कार्तिक के पास अपना खुद का सुंदर गार्डन था। क्रिया ने एक नजर उन रंग बिरंगे फूलों के पौधों की तरफ देखा। कार्तिक से पूछने लगी, अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब फूल आपने लगाए हैं यहाँ? क्रिया ने सोचा कि कार्तिक ने इस मिनी गार्डन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। सारे पेड़ पौधे बहुत हेल्दी और अच्छे लग रहे थे। क्रिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने कहा, आज अभी मैं बहुत बोर होता हूँ तो यहाँ गार्डनिंग करने आ जाता हूँ समय निकालने के लिए। क्रिया ने कार्तिक से कहा, आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लाइए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। क्रिया ने कार्तिक के पास रखी वो कुल्हाड़ी ले ली और उसी जगह पर खोदने लगी जहां पर पेड़ लगाना था। कार्तिक ने क्रिया के हाथ से कुल्हाड़ी वापस ली और कहने लगा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो जाओ जाकर वो बीज लेकर आओ। ओके। क्रिया तुरंत मान गई। कुछ दूर चलकर जाने के बाद उसने पलट कर कार्तिक से पूछा, कार्तिक ये बीज कहाँ रखे हैं? कार्तिक ने एक शब्द में जवाब देते हुए, अरे वो वहां उस शेल्फ पर रखे हुए ना। क्रिया ने कार्तिक के दिखाए हुए शेल्फ में देखा और उसे फूलों के बीज मिल गए। हैरानी की बात यह थी कि वो शेल्फ अलग अलग तरह के पौधों से भरा हुआ था। कुहू की लाइव स्ट्रीम पर बेचे जाने वाले पौधों से काफी मेल खा रहे थे। क्रिया ने कुछ पौधों को उठाकर उनके नीचे लगे हुए लेवल को चेक करके देखा, एलिस इन वंडरलैंड, सनफ्लावर बुके, हैप्पी प्लांट्स। ये तो सच में वही पौधे हैं जो कुहू बेच रही थी अपने लाइव स्ट्रीम पर। क्रिया एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुहू की लाइव स्ट्रीम में सारे पौधे खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही था। ये दोनों एक दूसरे को बिना जाने कितना ज्यादा कनेक्टेड थे। एक मिनट, इसका मतलब है कि कुहू की लाइव स्ट्रीम पर वो अरबपति कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था। कार्तिक ने ही कुहू के सारे पौधे खरीदे थे। सच में ये दुनिया कितनी छोटी है। कार्तिक कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसने इतने सारे पौधे अपनी खुद की बेटी से खरीदे हैं। क्रिया ने वो पौधों के बीज लिए और कार्तिक के पास जाकर उससे कहने लगी, कार्तिक मैंने देखा कि तुम्हारे शेल्फ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ये सब आपने कहाँ से खरीदे? कार्तिक ने उस शेल्फ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ वो सब तो मैंने एक लाइव स्ट्रीम से खरीदे। क्रिया ने हैरान होते हुए पूछा, तुम लाइव स्ट्रीम भी देखते हो? कार्तिक ने कहा, मैं सिर्फ एक छोटी सी क्यूट बच्ची का लाइव स्ट्रीम देखता हूँ, उसका नाम है चेरी बेबी। ये देखो।
कार्तिक ने अपने फोन को अनलॉक किया और लाइव स्ट्रीम ऐप पर क्रिया और चेरी बेबी की प्रोफाइल पिक्चर दिखाते हुए कहने लगा, देखो क्यूट है ना। क्रिया ने प्रोफाइल पिक्चर देखकर कुहू की तारीफ करते हुए कहा, हाँ सो तो है, ये बहुत क्यूट है। क्रिया अपने हाथों को कार्तिक की व्हील चेयर पर रखते हुए कार्तिक से पूछने लगी, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी भी एक दिन ऐसी ही क्यूट सी बेटी हुई तो? क्रिया की बात सुनकर कार्तिक बड़बड़ाने लगा, फ्यूचर में चेरी बेबी जैसी बेटी? कार्तिक ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर कहने लगा, डेफिनेटली मैं उसे बहुत प्यार दूंगा और उसे दुनिया का सबसे हैप्पी किड बनाऊंगा। कभी भी किसी भी मुश्किल को उसके आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर क्रिया ने कहा, परफेक्ट, कुहू को ऐसे ही तो डैडी चाहिए थे। लेकिन अचानक से कार्तिक के चेहरे से स्माइल कहीं गायब हो गई और वो कहने लगा, लेकिन आखिर मेरी ऐसी किस्मत का, ये खुशी तो किस्मत वालों के नसीब में होती है। क्रिया को साफ पता चल रहा था कि कार्तिक को उसके पूछे हुए सवाल से काफी दर्द हो रहा था। उसने कहा, कार्तिक अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं चेरी बेबी को जानती हूँ तो? कार्तिक ने पूछा, तुम चेरी बेबी को जानती हो? हाँ वेल, वो मेरी। क्रिया अपनी बात पूरी करते करते अचानक से रुक गई। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन की बेटी है। क्रिया ने अपनी बात कंटिन्यू की और फिर मुस्कुराते हुए कार्तिक से पूछने लगी, क्या तुम चेरी बेबी से मिलना चाहते हो? क्रिया की बात सुनकर कार्तिक ने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? क्रिया ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें चेरी बेबी से जरूर मिलवाऊंगी। कार्तिक ने खुश होते हुए क्रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, ओके मैं इंतजार करूंगा। क्रिया ने फैसला कर लिया था, वो कार्तिक और कुहू को एक दूसरे से मिलने देगी, उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका देगी। कुहू को अपने पिता को जानने का पूरा हक है। कार्तिक और क्रिया ने एक साथ काम करते हुए जमीन के अंदर गुलाब के पौधे के बीज लगाए और वापस उस पर मिट्टी डाल दी। अब जब क्रिया के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, वो बैठे बैठे कार्तिक के पैरों की मसाज करने लगी। कार्तिक को इस बात से खुशी तो हो रही थी, पर फिर भी वो क्रिया से कहने लगा, नहीं क्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्रिया ने कार्तिक की एक नहीं मानी और उसकी पैरों की मसाज करने लगी। क्रिया को कुछ देर अपने पैरों की मसाज करने देने के बाद वो क्रिया से कहने लगा, तुम इसमें काफी अच्छी हो क्रिया, क्या तुमने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की स्टडी की है? क्रिया कार्तिक से कहने लगी, हाँ, क्या तुम भूल गए? मेरे नाना जी इंडिया के सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में से एक हैं। मैं ये सब बचपन से सीखते हुए आ रही हूँ। क्या तुम जानते हो, मुझे सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही नहीं बल्कि एक्यूपंक्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता है। इनफैक्ट तुम्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करनी चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन से शायद आपकी रिकवरी और भी जल्दी होने लगे। कार्तिक को बात सही लगी, इसीलिए उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या मुझे डॉक्टर गोयल से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? क्या अपॉइंटमेंट? जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्रिया ने इतराते हुए कार्तिक से कहा, मैं आपको अपने नाना जी के पास चेकअप के लिए ले जा सकती हूँ। तो बात तय हो चुकी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद कार्तिक ने अपने ड्राइवर को क्रिया के नाना जी के हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। कार्तिक की कार क्रिया के नाना जी के हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। वो दोनों कार से बाहर उतरे। क्रिया और मैगी कार्तिक को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। हॉस्पिटल की नर्स अंजलि फ्रंट डेस्क पर बैठी हुई थी। क्रिया ने नर्स अंजलि से कहा, मिस अंजलि, मैं अपने दोस्त को नाना जी के पास चेकअप करवाने के लिए लेकर आई हूँ, क्या वो अंदर है? अंजलि ने क्रिया की ओर देखा और फिर उसके पीछे एक नजर कार्तिक की ओर देखा। उसे लग रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी और वो मुस्कुराते हुए क्रिया से कहने लगी, हाँ क्रिया, डॉक्टर साहब अंदर ही हैं, क्या मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं जाकर? ओके प्लीज, जाकर नाना जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, तब तक हम वेटिंग लॉन्च में बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद क्रिया के नाना जी व्हाइट कोट पहने हुए मुस्कुराते हुए वेटिंग लॉन्च में आ पहुंचे। क्रिया मुस्कुराते हुए अपने नाना जी को देखकर खड़ी हो गई। नाना जी ने मुस्कुराते हुए क्रिया से कहा, मैंने सुना है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ लेकर आई हो। क्रिया के नाना जी अपने हाथ पीछे रखते हुए उन लोगों की ओर आने लगे। सबसे पहले उन्होंने क्रिया के पास में खड़े मैगी के सब असिस्टेंट राघव की ओर देखा। राघव यंग नौजवान लड़का, लंबा और काफी गुड लुकिंग था। नाना जी राघव की ओर घूरते हुए देख रहे थे। उन्होंने राघव की ओर ऊपर से नीचे तक देखा, फिर क्रिया से पूछने लगे, क्या यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्रिया? ओह, क्रिया को अंजलि की ज्यादा बात करने की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। ये काम उसका ही था। उसने जरूर उसके नाना जी को जाकर ये कह दिया होगा कि वो अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई है। क्रिया ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं नाना जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्रिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने नाना जी के हाथों को पकड़कर कार्तिक की ओर इशारा करने लगी, जो राघव के पीछे खड़ा था, और अपने नाना जी को सब कुछ समझाते हुए कहने लगी, ये मेरे दोस्त हैं, मैं स्पेशली इन्हें आपसे चेकअप करवाने के लिए लेकर आई हूँ यहाँ। क्रिया के नाना जी ने अपने सामने व्हील चेयर पर बैठे हुए उस इंसान की ओर देखा और उनके चेहरे की स्माइल अचानक से गायब हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या नाना जी पहले से कार्तिक को जानते थे? अचानक कार्तिक को देखो उनकी मुस्कान कैसे गायब हो गई। सुनते रहिए। ज़ीरक ने मन ही मन सोचा, मुझे उस इंसान के सामने अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। क्रिया ने कार्तिक की बात सुनकर नॉर्मली कहा, इसमें ऑकवर्ड होने वाली बात क्या है? अगर मैं आपको ट्रीट करने में सक्सेसफुल हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने आपका कर्ज चुका दिया है ना? क्रिया जल्द से जल्द कार्तिक को ठीक करना चाहती थी। जितनी जल्दी कार्तिक ठीक हो जाए उतनी जल्दी क्रिया के कंधों पर से कार्तिक के कर्ज का बोझ उतर जाएगा। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए क्रिया कार्तिक को ठीक करने में इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी। तो बात यह थी कि क्रिया अपने कंधों पर से कार्तिक का कर्ज उतारना चाहती थी। क्या वो इतनी जल्दी कार्तिक से छुटकारा पाना चाहती थी? कार्तिक ने गहरी लंबी सांस ली। जैसे जैसे वो अपने दिमाग में क्रिया के नाना जी के साथ हुई क्रिया की बातों को याद कर रहा था, वैसे वैसे उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने कैसे अपने नाना जी को कह दिया कि वो उसका एक मामूली दोस्त था। सिर्फ वो अपने रिलेशनशिप को क्रिया के साथ एक कदम आगे कैसे बढ़ा सकता था जब क्रिया उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। कार्तिक क्रिया को लंच के लिए इन्वाइट करना चाहता था, लेकिन क्रिया को कुछ काम था और उसे जल्दी स्टूडियो के लिए निकलना था। कार्तिक ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और राघव को बाहर जाने के लिए कहा। राघव मिनी पंजाब नाम के एक रेस्टोरेंट में क्रिया के लिए लंच बॉक्स लेने के लिए चला गया।
राघव लंच बॉक्स लेकर वापस आया और उसने वो बॉक्स क्रिया को दे दिया। क्रिया ने बॉक्स का ढक्कन खोला और इतने डिलीशियस दिखने वाले खाने की ओर देखा और सरप्राइज्ड होते हुए उसने राघव से पूछा, मिनी पंजाब रेस्टोरेंट में तो लंच बॉक्स लेकर जाना अवेलेबल नहीं है। राघव, तुम्हारे लिए पॉसिबल कैसे हुआ कि तुम 2 मिनट में ये लंच बॉक्स लेकर आ गए? राघव ने मुस्कुराकर क्रिया से कहा, बॉस ने एडवांस में आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। उन्हें पता था कि आपको खाने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, इसके लिए उन्होंने एडवांस में आपके लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए कह दिया था। राघव की बात सुनकर क्रिया मन ही मन सोचने लगी कि फिर से इसके पीछे कार्तिक का हाथ था। आखिर कार्तिक हर बार मेरे बारे में इतना कैसे सोच सकते हैं? क्रिया ने कार्तिक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक तुम बहुत अच्छे हो। कार्तिक ने अपनी व्हील चेयर को साइड में किया और अपने हाथ पर अपना सिर रखते हुए क्रिया की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में क्रिया के लिए एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। क्या वो अपने इतने अच्छे गुड लुक से क्रिया को मारना चाहता था? कार्तिक ने स्माइल के साथ क्रिया से कहा, ये सब कुछ बहुत थका देने वाला होता होगा ना, एक एक्ट्रेस होना और मेरी केयर टेकर भी होना। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक के कहने का मतलब ये था कि ये एक बिल्कुल छोटी सी बात थी जिसका जिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं। कार्तिक ने क्रिया से हंसते हुए आगे कहा, अब तुम्हें खाना खाना चाहिए। अपनी बात कहते वक्त कार्तिक के गालों पर उसके क्यूट से डिंपल्स उभर आए थे। क्रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपने लंच बॉक्स में से खाना खाना शुरू कर दिया। मिनी पंजाब रेस्टोरेंट का खाना स्टूडियो में मिलने वाले खाने से बहुत ज्यादा टेस्टी था। वो खाना इतना टेस्टी था कि क्रिया बिना रुके उस खाने को खा रही थी। क्रिया बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। अचानक से उसे लगने लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। उसने अपने आसपास पीने के लिए कुछ देखा, लेकिन कार्तिक ने ऑलरेडी क्रिया के लिए मिनरल वाटर की बोतल खोल दी थी। उसने वो बोतल क्रिया के हाथों में पकड़ा दी। क्रिया ने कार्तिक के हाथों से वो बोतल ली और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। उसे कुछ अच्छा लगने लगा। क्रिया ने मन ही मन में कहा, ओह माय गॉड, कितना परफेक्ट जेंटलमैन है कार्तिक, उसे मेरी जरूरतों की कितनी फिक्र है। कार्तिक ने क्रिया को स्टूडियो के गेट के पास छोड़ दिया। क्रिया ने कार्तिक को गुड बाय कहा और कार से नीचे उतर गई। कार के वहां से चले जाने के बाद क्रिया भी स्टूडियो के अंदर चली गई। उसी समय स्टूडियो में एक काली कलर की फर्स्ट क्लास मर्सिडीज भी दाखिल हुई। ऋषभ जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, क्रिया को यूं रास्ते के साइड से जाते हुए देख बड़ा हैरान था। क्रिया को देखकर ऋषभ को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो क्रिया को देखकर खुद से ही कहने लगा, क्रिया, आज तुम्हें अपना रास्ता छोड़कर ये मुश्किल रास्ता लेना ही होगा। आज तुम्हारा बहुत अनलकी डे है, तुम्हारे रास्ते आज मुझसे टकराए हैं। ऋषभ ने अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर रखा और उसकी मर्सिडीज से जोर से आवाज आने लगी। वो अपनी कार को रोड के राइट साइड पर लेकर गया और क्रिया को रास्ते में रोक दिया। अचानक कार के आ जाने से क्रिया शॉक हो गई। इसके पहले वो उस कार के पागल ड्राइवर को कुछ कह पाती। कार से उतरते हुए इंसान को देखकर उसे काफी हैरानी हुई। ये वही घटिया इंसान है ऋषभ। क्रिया ने गुस्से से कहा, ऋषभ तुम्हें ड्राइविंग आती भी है नहीं? अभी अभी तुम्हारी कार मुझसे टकराने ही वाली थी। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और क्रिया के हाथ को पकड़कर उसे एक सुनसान जगह की ओर ले जाने लगा। क्रिया ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, जाने दो मुझे, अपने गंदे हाथों से छुओ मत मुझे, मेरा हाथ छोड़ ऋषभ, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? क्रिया ने अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रही। जब ऋषभ क्रिया को कुछ पेड़ों से भरे सुनसान जगह की ओर ले गया खींचकर, तब जाकर क्रिया ऋषभ से अपना हाथ छुड़वाने में कामयाब हुई। क्रिया उसे चिल्लाते हुए कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो ऋषभ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्रिया ऋषभ की ओर गुस्से से देखने लगी। उसकी आंखों में ऋषभ के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। क्रिया पलटकर अभी वहां से जा ही रही थी कि ऋषभ ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। ऋषभ ने क्रिया की ओर देखते हुए कहा, नॉट बैड क्रिया, उस दिन तुमने उस बियर की बोतल से मुझे तकलीफ पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मुझे लगता है कि हमें उस मेडिकल बिल को सेटल कर लेना चाहिए जिसे तुम्हें मुझे देना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं ना? क्रिया ने ऋषभ की बात पर हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हें देना चाहिए? शायद तुम उल्टा कह रहे हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम जैसे लालची इंसान से मुझे प्यार कैसे हो गया था। तुम तो किसी पागल इंसान से भी घटिया हो। मैंने रेड बॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए तुम्हें अपनी मां का छोड़ा गया सारा पैसा दे दिया था और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। उन 50 लाख रुपयों के लिए 5 साल पहले तुमने साक्षी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। तुम्हें क्या लगा मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? ऋषभ के माथे से अब पसीना छूटने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रिया 5 साल के पहले हुई बातों को जानती थी। क्रिया पहले की तरह वो कमजोर और मासूम लड़की नहीं थी जैसा वो सोचा करता था। क्रिया ने ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत घटिया चीज हो, तुम जानते हो ना? तुमने मुझे चीट किया और आज तुम करोड़पति बन गए हो। तुम्हें तो मुझे अब 80 लाख रुपए लौटाने चाहिए जो मैंने 5 साल पहले तुम्हें दिए थे, पूरे इंटरेस्ट के साथ। क्रिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहने लगी, ओह 1 मिनट, 5 लाख ब्रेकअप फी अलग से। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझे 85 लाख रुपए लौटाने चाहिए। तो तुम कब मुझे मेरे पैसे लौटाने वाले हो? ऋषभ क्रिया की बातों से अब डरने वाला थोड़ी था। वो क्रिया से पूछने लगा, तुमने मुझे कब पैसे दिए क्रिया? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे? क्रिया को ऑलरेडी पता था कि ऋषभ कभी उसके पैसे को लौटाने वाला नहीं है। क्रिया ने कहा, ठीक है फिर, अगर जब मेरे पैसे लौटाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है तो तुम मुझे पत्थर दिल मत कहना जब मैं तुमसे तुम्हारी रेड एंटरटेनमेंट कंपनी छीन लूंगी। क्रिया की बातों को सुनकर ऋषभ काफी चिढ़ गया था। उसकी कंपनी क्रिया के पैसों का इस्तेमाल करके ही खड़ी हुई थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि क्रिया उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। वो अचानक जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ गया और क्रिया से भीख मांगते हुए कहने लगा, नहीं क्रिया प्लीज ऐसा कुछ मत करो मेरे साथ। हम जब छोटे थे तो हम हमेशा साथ में रहते थे। मैं हमेशा मेरे लिए की गई तुम्हारी अच्छी चीजों को याद करता हूँ। तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करने के लिए मैं हमेशा खुद को सजा देता हूँ। मुझे वैसा कुछ नहीं करना चाहिए था। प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री की सबसे हॉटेस्ट स्टार बना सकता हूँ। हम फिर से एक नई जिंदगी, एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं ना? क्रिया को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक साथ अपनी जिंदगी शुरुआत कर सकते हैं? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम सच में इस दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हो, सबसे घटिया इंसान। क्रिया ने ऋषभ की ओर देखते हुए आगे कहा, और साक्षी का क्या होगा फिर? ऋषभ ने बिना अपनी पल के झपकाए एक झटके में कहा, मैं साक्षी से ब्रेकअप कर लूंगा और उसकी ओर कभी पलटकर भी नहीं देखूंगा। 5 साल पहले शायद क्रिया उसका विश्वास भी कर लेती, लेकिन अब क्रिया पूरी तरह बदल गई थी।
क्रिया ने ऋषभ से पूछा, तुम्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम ये बात साक्षी के सामने कह सकते हो? वो अभी स्टूडियो में ही है। अगर तुम मेरे साथ चलकर अभी इसी वक्त उसके सामने ये बात कह सकते हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। ऋषभ को अब काफी डर लग रहा था। वो बहुत डर गया था। साक्षी ऋषभ को कंट्रोल किया करती थी। ऋषभ की सारी दौलत साक्षी मैनेज किया करती थी। ऐसे में तो ऋषभ साक्षी के साथ फंस गया था। अगर साक्षी को पता चलेगा कि ऋषभ ने क्या कहा है तो वो उसकी जान ले लेगी। क्रिया ने ऋषभ से कहा, अब जो तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने चाहिए। हालातों के बिगड़ने का इंतजार मत करना, क्या पता कब क्या हो जाए और तुम अपना सब कुछ गंवा बैठो। ऋषभ को बहुत डर लग रहा था। क्रिया ने ऋषभ को साइड में किया और पलटकर स्टूडियो की ओर जाने लगी, लेकिन ऋषभ ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। अभी अभी उसके चेहरे पर जो तरस आने वाले एक्सप्रेशन थे वो सब शातिर नजरों में बदल गए थे। ऋषभ क्रिया से कहने लगा, क्रिया मुझे धक्का मत दो, तुम अच्छे से जानती हो कि जब मुझे कोई बहुत ज्यादा धक्का देता है तो मैं क्या करता हूँ। ऋषभ की बातें सुनकर क्रिया उससे कहने लगी, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऋषभ ने गुस्से से कहा, हाँ मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। मेरे सामने इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी जिंदगी पर बात कर सकता हूँ? ऋषभ ने अपनी आईब्रो कसी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो क्रिया से बदला लेने के लिए तड़प रहा हो। वो क्रिया के नजदीक आ गया और उसे पकड़ लिया। उसने क्रिया को जमीन पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन क्रिया पहले की तरह कमजोर नहीं थी। अगर ऋषभ ने उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो वो उसे किसी जानवर की तरह चीर कर रख देगी। क्रिया ने अपने हाथ की कोहनी से ऋषभ के चेहरे पर जोर से मारा। दर्द की वजह से ऋषभ ने क्रिया को छोड़ दिया। फिर उसने अपने घुटनों से ऋषभ के पैरों के बीच जोर से मार डाला। ऋषभ जमीन पर गिर गया और जोर जोर से दर्द में कराहने लगा। ऋषभ दर्द में तड़प रहा था। उतने में क्रिया वहां से चली गई। क्रिया ने जब पूरी तरीके से ऋषभ को नाराज कर दिया था तो उसे अगली बार से और भी केयरफुल रहना होगा और हो सके तो ऋषभ को अवॉइड करना होगा जब भी वो उसके आसपास रहे। भले ही वो ऋषभ को उसे परेशान करने से रोक नहीं सकती थी, इसीलिए क्रिया को अपनी सेफ्टी सबसे पहले चुननी होगी और उसे उसका बदला लेने से रोकना होगा। वो डिप्रेशन में कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। क्रिया रेड स्लीव ब्यूटी पर पहुंची। उसने फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के बाकी टीम मेंबर्स को विश किया और फिर मेकअप करने के लिए चली गई। वो लोग आज फिल्म का 47वां सीन शूट करने वाले थे। अपने कमरे में महिमा अपनी चोट के लिए घायल पड़ी हुई थी। जोया जो चोरी छुपे उसके लिए दवाइयां लाई थी, लेकिन ये बात पल्लवी को पता चल गई थी। पल्लवी को लग रहा था कि महिमा ने ये दवाइयां उसके महल से चोरी की हैं और उसे धोखा दिया है। महिमा अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए पल्लवी से माफी मांगने लगी और उसे अपनी वफादारी का सबूत देने लगी, लेकिन पल्लवी बहुत गुस्सा थी। उसने गुस्से में महिमा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सारे एक्टर अपनी पोजीशन में आ गए थे और सारे कैमरे भी तैयार थे। जब सब कुछ तैयार था तो डायरेक्टर रहीम खान ने चिल्लाते हुए कहा, एक्शन। जमीन पर बैठे हुए जोया महिमा को लगी हुई चोट को देखने लगी। रानी साहिबा, आपके चले हुए घाव तो बहुत गहरे लग रहे हैं। आइए मैं आपके लिए कुछ दवाई लेकर आई हूँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जोया की अच्छाई को देखते हुए महिमा ने जोया का हाथ पकड़ लिया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जोया। इस महल में सिर्फ तुम ही एक हो जो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रही हो। आज से हम दोनों बहनें हैं। क्या सीन की दोस्ती सितारा और क्रिया के बीच लाएगी असली दोस्ती के रंग? आगे की कहानी जानने के लिए सौरभ के साथ सुनते पसंद करता हूँ। क्रिया ने कार्तिक की बात सुनकर नॉर्मली कहा, इसमें ऑकवर्ड होने वाली बात क्या है कार्तिक?